जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आपने जंतु एवं पादप के आर्थिक महत्व की आज लास्ट क्लास है। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने लास्ट 2 क्लास के अंदर इस टॉपिक में क्या सीखा है, उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन और बचा हुआ जो पार्ट है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आई हुए फैक्ट है, कुछ क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा कवर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि आपका भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। शुरुआत हमने की थी सबसे पहले आर्थिक महत्व का अर्थ क्या होता है कि किसी भी जंतु या पादप का मानव के लिए उपयोगी हम संसाधन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में जो उपयोग कर रहे हैं उसे हम उसका आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं। और ये एक ब्रांच है अपने जैसे पादपों की हम कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी, और उसी प्रकार से इकोनॉमिक हम जूलॉजी भी कह सकते हैं जो जंतुओं का आर्थिक महत्व है। सबसे पहले हमने जितने भी जो पादपों में हमने बात की उसको कैटेगरी वाइज किया कि सबसे पहले कुछ खाद्य पदार्थ है जिसको सीधा हम भोजन के रूप में खाते हैं, अनाज है, दाल है, सब्जियां हैं, फल है, इनको हमने कैटेगरी में बांटा। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा एक अनाज है, कौन सी दाल है, कौन सी सब्जी है या कौन सा फल है। और ये मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया था कि सब्जियों में कई चीजें हो सकती है, सब्जियां हमें अलग अलग, ये देखिए पादप का एक अंग है, पार्ट है एक, जैसे जड़ तना पत्तियां होती है वैसे ही प्रश्न आ सकता है कि सब्जियां हमें किससे प्राप्त होती है। अब वो सब्जियां जड़ तना पत्तियां कुछ भी हो सकती है जो हमने आगे कैटेगरी वाइज पढ़ा था। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने सब्जियों में भिंडी को काउंट किया, जबकि भिंडी तो एक फल होती है, टमाटर एक फल होता है, बैंगन भी इस प्रकार से जो जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं उसमें हमने क्या कैटेगरी में बांटा था, उसको फल में काउंट किया था। तो वो हम आगे क्लियर हमने कर लिया था। सह खाद्य पदार्थ यानी एडजेंट, यानी हम जिस चीजों को फूड में ऐड करते हैं या जिसको खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए जैसे हम मसालों का उपयोग करते हैं, तो मसाले, गरम मसाले, हल्दी है, ठीक है ना, इसके अलावा हम मिर्च है, काली मिर्च वगैरह है और अपने धनिया वगैरह है। ये पादप के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है, तो ये पर्सन, और दूसरा ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये मसाले वाली कैटेगरी में आते हैं। पेय पदार्थ है तो जिनका पेय यानी पीने के रूप में उपयोग करते हैं, चाय कॉफी, ये पादप के जैसे मैंने आपको बताया था चाय पत्तियों से प्राप्त होती है और कॉफी किससे प्राप्त होती है, बीज से प्राप्त होती है। औषधीय पादपों में औषधीय महत्व के जो पादप थे, अश्वगंधा, गिलोय वगैरह, सफेद मूसली है, ठीक है ना, इसके अलावा नीम, अतीस, अफीम, स्परगंधा वगैरह है, अर्जुन वगैरह के पादप है। तो इससे किस प्रकार से औषधियां बनाई जाती है, धूम्रपान, चर्वणक, या फिर हम बात कर रहे थे लास्ट में मादक पदार्थ जिसमें हमने अफीम, मोस्ट इंपोर्टेंट अफीम से प्रश्न आते हैं इसमें, सॉरी अपने, हाँ इसमें हमने अफीम, सॉरी इसमें बात करी तंबाकू, सुपारी और भांग वगैरह जो है इस पर हम बात करेंगे। रेशों के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के जंतुओं से प्राप्त रेशों में हमने जैसे रेशम वाले के टॉपिक पढ़ा था, इसी प्रकार हमने कपास, जूट, ये पटसन वगैरह होते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। टिम्बर यानी लकड़ियां, रबड़ की बात की, गोंद, वाष्पशील तेल जो सुगंधित तेल होते हैं और अवश्य तेल होते हैं, ठीक है ना, तो हमने ये जैसे पुष्प से प्राप्त होते हैं, ये बीज से प्राप्त होते हैं। शर्करा के अंदर हमने बात की थी, शर्करा मुख्य जैसे गन्ना है, गन्ने में कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज शर्करा, चुकंदर में भी सुक्रोज होती है, अरारोट है, इसके अलावा साबूदाना है, ये मुख्य रूप से शर्करा के स्रोत है जो हमें इनसे शर्करा प्राप्त होती है। तो कोई भी एक पादप का वो पार्ट जिससे हमें कोई चीज प्राप्त हो रही हो वो उपयोगी हमारे लिए किस प्रकार से है, वही प्रश्न बनता है एग्जाम में। वो किस कैटेगरी में आता है, वो हमें क्या लाभ पहुंचाता है और पादप के कौन से हिस्से से हमें प्राप्त होता है। ये 3 कैटेगरियों में इस टॉपिक को हम पूरा बांट कर हम पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि एग्जामिनर यहाँ से कैसे प्रश्न बनाएगा। इसमें हमने सभी की डिटेल पढ़ी। सबसे पहले चावल पढ़े, तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि रबी और खरीफ की फसल की मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक बताई थी, तो वो भी आपको याद होगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने बता रखा है, सबसे पहले हमने रबी की ट्रिक की एक बात कही थी कि रबी यानी रवि से याद कर सकते हो। रवि नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक सच्चा, यानी रवि ने आज कैसा गेम खेला, सच्चा गेम खेला। तो रे से राई, फिर ने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आ से आलू, जो, सरसों, ठीक है, चना, ये से गेहूं, में से मटर। इस प्रकार से आप जो मोस्टली अपने रबी की फसल है उसको याद करने का ये तरीका अपना सकते हैं। रही बात खरीफ की फसल, रबी में एक बात और भी बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना, रबी में मैंने एक बात और भी बताई थी कि रब है ऊपर, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जो भी हम जिसके नाम से जानते हैं वो सबसे ऊपर है, यानी ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं। ऊपर सबसे ऊपर महीने कौन से होते हैं, 10वा 11वां, या जो ऊपर के महीने सबसे बड़े महीने हैं, वो जो महीने होते हैं वो कौन सी फसल से संबंधित है, रबी से संबंधित है। यह सर्दियों का समय हम कह सकते हैं, ठीक है, और इसकी कटाई लगभग जनवरी फरवरी में होती है। फिर ये मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने बात की थी खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अरे गधे सो मत बाजार जा, अरे गधे सो मत कहाँ जा, बाजार जा। तो ऐसे अरहर, कैसे गन्ना, दैसे धान जिसे चावल कहते हैं, सो से सोयाबीन, में से मूंग मूंगफली, और तय से तिलहन, और बाजार से बाजरा, और जा से जवार। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमने इसके अलावा जो बात हम कर रहे थे, जैसे चावल पर हमने पूरी डिटेल के साथ बात की। सरल सा प्रश्न बनता है चावल का। सबसे पहले चावल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो चावल को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में राइस कहते हैं। राइस से याद रखना ओराइजा सेटाइवा, तो ओराइजा सेटाइवा इसे कहते हैं। ये धान की फसल कहलाती है और साथ ही एक प्रकार की खरीफ की फसल है, मैंने आपको ट्रिक में बता दिया। विश्व में अगर बात करें सबसे ज्यादा अनाज में सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, वो चावलों का ही उपयोग किया जाता है।
और अगर विश्व में अगर भारत का स्थान बात करें तो ये चीन के बाद सेकंड नंबर पे आता है। चीन में सबसे ज्यादा चावलों का उपयोग होता है। अनाज पादप कुल के, अब देखिए मैंने आपको बात कही थी, जो अनाज होते हैं मुख्यतः ये जो एक बीजपत्री जितने भी अनाज है वो मुख्यतः आपको किस कुल में मिलेंगे, इसे हम कहते हैं अपना ग्रेमिनी या पोएसी कुल। ठीक है, तो ये कुल याद रखना कि प्रश्न आ सकता है चावल किस कुल का पादप है, ग्रेमिनी कुल का पादप है या पोएसी कुल का पादप है। एक बीजपत्री पौधा होता है। चावल से हमें मुख्य रूप से भोजन, हमें चावल खाते समय हमारे शरीर को क्या फायदा होगा, क्या मिला इससे हमें, तो इससे हमें मुख्यतः मिलता है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च। एक पॉलीसेकेराइड हमने बात की थी हमने खाने वाले में टॉपिक में, तो इससे हमें स्टार्च प्राप्त होता है। अब चावल में स्टार्च है या नहीं आप कैसे पता करोगे, तो इसका पता लगाने के लिए एक परीक्षण होता है जिसे आयोडीन परीक्षण कहते हैं। यानी स्टार्च युक्त आप कोई सैंपल लेते हैं और उसमें आयोडीन डालते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं, तो उससे आपको कैसा रंग मिलता है, नीला रंग मिलता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च उपस्थित है या नहीं है। जैसे आलू है, अपना चावल वगैरह है, इनमें मुख्यतः क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च किसका अच्छा स्रोत है, एक तो अपना चावल किसका अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट में बात करें तो हमें स्टार्च मिल गया इसमें। इसके अलावा इसमें विटामिनों के रूप में अगर बात करें सबसे अच्छा इसमें अगर आपको मिलता है विटामिन बी में भी सबसे ज्यादा B1 विटामिन आपको चावलों में देखने को मिलता है। तो याद रखना B1। इसी प्रकार एक बात और याद रखना, जो चावल आते हैं ब्राउन राइस को हम जब व्हाइट राइस में उसको पॉलिश की जाती है, पॉलिश करने पर उसको याद रखना उसका कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, उसका B1 विटामिन नष्ट हो जाता है। तो और B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। तो प्रश्न आता है कि चावलों की पॉलिश करने पर कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, तो कौन सी बीमारी बढ़ सकती है, आप कहोगे बेरी रोग हो सकता है, क्योंकि चावल की पॉलिश करने पर उसका B1 विटामिन नष्ट होने लगता है। आगे हमने बात की थी कि चावलों को एक प्रकार से हमने बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में भी बात की थी कि किस प्रकार से एक बायोटेक्नोलॉजी से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं GMO, ये LDC में ऐसा प्रश्न आया हुआ भी है, GMO की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत है, गोल्डन राइस क्या है, तो चावलों को क्या किया जाता है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक इसकी किस्म बनाई गई है जिसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। तो याद रखना जो गोल्डन राइस होता है ये किसका अच्छा स्रोत है, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट हमने बात की चावल, देखिए चावल को हमने क्या कहा था, ओराइजा सेटाइवा, तो ओराइजिन नाम एक याद रखना, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है ओराइजिन। अब आप देख सकते हो चावलों का आर्थिक महत्व कितना सारा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें स्टार्च प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन के रूप में हमने कोई अलग से नाम नहीं ली, ओराइजिन हमने बात कर ली यहाँ पर, लेकिन प्रोटीन की भी कुछ मात्रा में प्रोटीन भी है, विटामिनों में मुख्य रूप से विटामिन बी है, और इसकी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको एक मॉडिफाई कर एक नई किस्म तैयार की है, आनुवांशिकी हम कह सकते हैं अभियांत्रिकी के द्वारा, जिसे हमने क्या नाम दिया, जो गोल्डन राइस जिसे कहा है। देखिए सामान्यतः विटामिन अगर आपसे पूछे तो बी करना है, और गोल्डन राइस आ जाए अलग से नाम। देखिए राइस कभी भी गोल्डन रंग के नहीं होते, लेकिन इसकी जो एक प्रकार से हम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा नई किस्म तैयार करते हैं उसका रंग कैसा होता है, सुनहरा होता है, उसको हम मॉडिफाइड जो राइस है उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं। इसकी उन्नत किस्म है, जैसे चावलों की किस्मों की हमने बात की थी, बासमती राइस आपने काफी फेमस एक है इसकी, स्वर्ण दाना है, ठीक है, जया, रत्ना, सोना, ये कुछ हमने नाम लिए थे जो इसकी किस्में हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे याद कर सकते हो। इसके अलावा अनाजों का राजा किसे कहते हैं, चावल को, रानी किसे कहते हैं, मक्का को कहते हैं, फलों का राजा आम को कहते हैं, ठीक है ना। इसी के अलावा फलों की रानी किसे कहते हैं, अपनी लीची को कहते हैं, ठीक है, रानी किसे कहते हैं, फलों की रानी लीची को कहते हैं। गुलाब राजा, देखो अब गुलाब में हमने बात की थी कि फूलों का राजा गुलाब है, और रानी में मैंने कहा था रानी के चेहरे पर ग्लो आ गया, तो ग्लो से ग्लो यहां पर याद रखना, ग्लोडियोलस नाम के एक पुष्प होता है जिसे कहते हैं पुष्पों की रानी। फिर हमने गेहूं की बात की, तो गेहूं में मैंने आपको डिटेल के साथ पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम, तो ट्रिटिकम एस्टाइवम इसे कहते हैं, ये नाम याद रखना। देखिए वैज्ञानिक नाम का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि ट्रिटिकम एस्टाइवम क्या है, ओराइजा सेटाइवा क्या है, मेजिफेरा इंडिका किसे कहते हैं, या आपने जैसे मोस्टली ये प्रश्न अधिकांश एग्जामिनर बनाने की सोचता है तो राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, इनसे ज्यादा आता है, ठीक है, टिकोमिला अंडुलेटा क्या है, ठीक है, इसके अलावा अपना प्रोसोपिसिस सिनेरिया क्या है, तो ये प्रश्न बनते हैं। ये गेहूं भी सेम उसी कुल का है जिस कुल से कौन बिलोंग करता है, अपना चावल। हालांकि याद रखना, देखिए गेहूं एक वर्षीय शाक है, गेहूं में एक अम्ल भी पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल, ये ग्लूट शब्द जहां भी मिल जाए तो समझ लेना गेहूं की बात, कैसे ग्लूट कैसे गेहूं की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें ग्लूटिक अम्ल होता है, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। और याद रखना कई व्यक्तियों को अगर आपने जैसे कई मूवी वगैरह में या कई बार आपने कुछ यूट्यूब पर कुछ वीडियो में देखा होगा, ये ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं कुछ लोग, यानी उनको जो गेहूं वगैरह से बना हुआ खाना है वो उसका शरीर अब्जॉर्व नहीं कर पाता। ऐसा किस कारण से, क्योंकि गेहूं में एक अम्ल अपनी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटिक प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन।
और ये प्रोटीन कई बार हमारी आंत वगैरह में जाकर एक प्रकार से हमारा शरीर उसके खिलाफ ही लड़ने लगता है, उसको जैसे इसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इस प्रकार के ऐसे रोग जिसमें हमारा शरीर खुद ही एक प्रकार से उसकी जो एंटीबॉडी बना ले हमारे खिलाफ ही अपने शरीर पर ही अटैक कर दे, तो ऐसा रोग स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। और एक रोग का नाम बता देता हूं, प्रश्न आ सकता है, सीलिएक रोग का संबंध किससे है? या निम्न में से कौन सा एक, शायद ऐसा प्रश्न सीईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा रोग है? तो ऐसे रोग जिसमें हमारा शरीर खुद ही हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरक्षा ही हमारे शरीर पर अटैक करने लगे, इस प्रकार से रोग। इसमें एक एग्जाम्पल है सीलियक रोग। और ये रोग किन व्यक्तियों को होता है? ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर के अंदर हमारी जो आंत वगैरह होती है उसमें कौन सी प्रोटीन के कारण? ग्लूटीन प्रोटीन के कारण। और ये ग्लूटीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? गेहूं में। इसीलिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अनाज यानी खास करके गेहूं से बने हुए खाने खाते समय उनके शरीर में प्रॉब्लम होती है, आंत वगैरह में यानी पेट वगैरह दर्द करने लगता है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कुछ व्यक्ति कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं? ग्लूटेन फ्री, या फिर हम कह सकते हैं ग्लूटेन वाला यानी जो गेहूं से मुक्त खाना हो वो खाना पसंद करते हैं। इसे कैसी फसल कहते हैं? रब्बी की फसल, ठीक है ना। तो रब्बी ने आज कैसा गेम खेला? सच्चा गेम खेला। तो रै से राई, ठीक है। फिर हमने बात की थी आ से आलू, जैसे हमने जौ, और गे देखिए गेम खेला, गे से गेहूं और मैं से मटर वगैरह। तो ये हमने ट्रिक के साथ बात कर ली थी। और इसकी कुल बता देता हूं, जैसे गेहूं जो होता है, गेहूं के अगर आपने दाने देखे होंगे तो वो थोड़े गोल्डन सुनहरे रंग के से होते हैं, सोने के जैसे से। अब सोना या गोल्ड जैसा सा शब्द कहीं मिल जाए तो समझ लेना ज्यादातर चांस में वो गेहूं की आपको किस्म मिलेगी। एग्जाम्पल है जैसे आपको सोनालिका में सोना आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कल्याण सोना, इसमें भी सोना आ रहा है। एक बार सिर्फ सोना शब्द मिल जाए, सिर्फ सोना, तो चावल की किस्म थी वो, जया रत्ना सोना, वो ऊपर चावल की किस्म थी। लेकिन सोने के साथ आपको कुछ और वर्ड मिले हुए तो याद रखना वो ज्यादातर चांस में गेहूं की किस्म होगी। याद करने का तरीका ये, तो जैसे सोना लिका, कल्याण सोना, सरबती सोना, तो याद रखना ये जो शब्द साथ में जुड़े हुए होते हैं वो मोस्टली आपको किसकी किस्म मिलेगी? गेहूं की मिलेगी। और सिर्फ सोना शब्द मिल जाए तो वो किसकी किस्म है? वो चावल की थी, जया रत्ना वगैरह वो, और बासमती चावल। इसके अलावा मक्का की हमने बात की, ठीक है। मक्का मेज, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेज। एक प्रकार की एक मेज है, एक टेबल है जिस पर कोई क्या लड़ रहा है? एक प्रकार से हमने कहा ना कि जैसे पंजे लड़ रहा है, और पंजे लड़ रहा है तो अपनी ताकत दिखाने की, शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो विजय यानी वो जीत गया, उसने अपनी शक्ति दर्शाई, शक्ति दिखाई, और साथ ही साथ उसने एक रत्न जीत लिया, भारत रत्न जीत लिया पंजे लड़ाकर। किसके ऊपर लड़ा सारा गेम? ये मेज के ऊपर। तो मेज किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं। और उसने जीत लिया तो जिया मेज। इस प्रकार से थोड़ा रिलेट कर लेना, कहानी सी बनाकर याद किया करो, चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये मत देखिए, बस थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं जो ऑलरेडी हमने 2 क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना मक्का में हमने बात कर ली, खरीफ की फसल है। खरीफ में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सो मत, ठीक है, अरे गधे सो मत बाजार जा। तो वहां पर जा से लास्ट में क्या थी? अपने सॉरी, बाजार से बाजरा था, जो से अपने ज्वार था, और इसके अलावा अरे, ठीक है, अरहर थी, रे गधे गैस है, आपने बात की थी गन्ना, और उसके अलावा हमने सभी की देखिए अपने बात की थी अरे गधे सो मत कहां जा बाजार जा। तो इसमें हमने नाम बात कर ली थी इसकी, अपनी सॉरी मक्का। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। ये शब्द आए नहीं क्या इसके अंदर? मूंग, मूंगफली, ठीक है। और ये ट्रिक में शायद मैं से आपको एक थोड़ा सा ऐड कर लेना, यहाँ पर शायद ये शब्द ऐड नहीं किया था मैंने, मैं से आप याद कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पर मक्का भी याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, मक्का वाला भी। ये शायद मैंने ऐड नहीं किया था ट्रिक में, शायद गलती से शायद मिस हो गया। तो आप थोड़ा मैं से मूंगफली है, मक्का वगैरह है, ठीक है ना, ये सारे उसी में ऐड कर लेना। और इसके अलावा देखिए अगर बात करें, हाँ ये सारे आ गए थे, शायद इसमें मक्का ऐड नहीं किया था मैंने, कहीं बार चेक कर लीजिएगा मैंने ट्रिक बनाते समय। ये मक्का भी किसके अंदर काउंट होगा? अपना खरीफ की फसल में आता है। मक्का भी एक प्रकार की कैसी फसल है? खरीफ की। और एक बात और याद रखना, ये एक प्रकार का C4 प्लांट है। मैंने आपको 2 क्लासों में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन ज्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया, निम्न में से कौन सा एक C3 या C4 ही प्लांट होते हैं, उसमें C4 कौन सा है? तो ट्रिक देखो इसी प्रकार से, मक्का, गन्ना और जवार। ये जो मक्का और गन्ना और जवार जो है ये कैसे प्लांट है? ये C4 प्लांट है, ठीक है। ये C4 पादप होते हैं। मक्के का जो भुट्टा होता है उसका नर का पुष्पक्रम खाते हैं। खाने योग्य भाग कौन सा होता है? उसे नर या टेसिल कहते हैं, उसे टेसिल। इसके अलावा मक्का किसे हमने बात की थी, अनाजों का राजा कौन सा था? वो हमने, और ये है अनाज की, मक्के को कहते हैं अनाज की रानी कहते हैं। मक्के से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, मक्के के क्या बनाए जाते हैं? पॉपकॉर्न वगैरह। बाजरे में वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना, इसको कहते हैं पेनिसिटम क्लोकम।
ठीक है, ग्लोकम, सॉरी, पेनिसिटम ग्लोकम, या एक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है अमेरिकनम, ये इसका ज्यादा उपयोग हम करते हैं अमेरिकनम का, पेनिसिटम अमेरिकनम। बाजरा आप जानते हैं ज्यादातर अपने राजस्थान के अंदर जैसे पश्चिमी जो अपने जो जितने भी जिले वगैरह है उसमें इसका ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि ये ज्यादा एक प्रकार से जो सूखा सहने की क्षमता होती है, कम पानी में भी उग जाता है। इसलिए ऐसा भी प्रश्न आता है कौन सी ऐसी फसल है जो कम सूखा सहने की क्षमता से इसमें अधिक पाई जाती है, या ज्यादातर रेगिस्तान में या फिर ऐसे इलाकों में जो पश्चिमी इलाके अपने ज्यादातर वहां पर उग सकते हैं, तो वो अपना बाजरा है। तो सूखा सहने की क्षमता सबसे अधिक है। ये भी खरीफ, एक खरीफ की फसल है, खरीफ गरीब से याद रख लेना। शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा उगती है, सूखा सह सकती है तो। और बाजरे की प्रमुख किस्म में पूसा संकर के नाम याद रखना है, पूसा संकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा इसको रिलेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा पूसा संकर किसकी किस्म है, जैसे हमने जया, रत्ना, सोना, वो सोना सोना, ठीक है ना, वो कल्याणी, सोना, रोजारे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक उसी प्रकार हमने उन तीनों के अंदर कुछ किस्मों की बात की है। ठीक उसी प्रकार से बाजरे की भी कुछ किस्म है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट किस्म है पूसा संकर। बाजरे का जोगिया रोग, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि शायद आरबीएससी की किताब में मैंने देखा था, ये प्रश्न दे रखा है, शायद पूछा भी है कई एग्जामों में। ठीक है, हरित जोगी, इसे कहते हैं हरित बाली रोग या जोगिया रोग। तो ये एक ऐसा कवक से होने वाला रोग है जो हमने बात की थी। देखिए डाउनी मिल्ड, ये नाम कई बार इंग्लिश का भी दिया हुआ होता है, इसलिए याद रखना ये डाउनी मिल्ड्यू किसे कहते हैं। इसमें एक कवक होता है, ये देखिए कवक का नाम आपको याद रखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, फिर भी मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, थोड़ा सच्चाई तो आप देख सकते हो। बाकी ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि निम्न में से पहला प्रश्न यही आएगा कि जो ये जोगिया रोग है या फिर हरित बाली रोग का संबंध किस एक फसल से होता है। ये बाजरे से संबंधित है। बा से बाजरा, बा से बाली, बा से बाली, बा से बाजरा, ठीक है, और जोगिया, ठीक है। और जोगिया आप किसी प्रकार से यानी जो पश्चिमी इलाके होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है तो रात भर जागते रहे, यानी बहुत ज्यादा जागते रहे, ठीक है। और बाली यानी काली रात में जागते रहे, तो ट्रिक से याद रख लेना थोड़ा सा। बा से बाजरा, ठीक है, जैसे भी आप चाहो अपने रिलेट कर लेना, थोड़ा बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है इतना। दाल, दालों में हमने बात की थी कि दालें मुख्यतः जो अपनी दाल वगैरह होती है वो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, जिसके जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है, क्या पाया जाता है, राइजोबियम। और राइजोबियम के देखिए क्या होता है, जड़ें फुली हुई सी जड़ें होती है। ऐसा शायद एलडीसी में एक पर्सन आया हुआ भी है जिसमें जड़ें इसी प्रकार से, कुछ पूरा मुझे लैंग्वेज याद नहीं है, लेकिन ये पर्सन राइजोबियम का आया हुआ है। अब देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, अगर आपको थोड़े बहुत ये नाम आपने कभी सुने हैं और जड़ों वगैरह की जैसे मोस्टली बात आती है, तो आप ऑप्शन देख के भी पहचान सकते हैं आपने उसके अर्द गिर्द, क्योंकि कई पर्सन आपको ये थ्योरी में से डायरेक्टली नहीं मिलते, वो इनडायरेक्टली मिलते हैं। और ऐसे पर्सन वही बच्चा कर सकता है जिसने इस बात को मतलब समझाओ कि लेग्यूमिनेसी क्या है, इस कुल के पादप में कौन से आते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, 3rd ग्रेड में अपने साइंस वाला जो पेपर था उसमें एक पर्सन आया हुआ है इसी प्रकार से, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा एक मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने वाली फसल है, तो उसमें मूंगफली का उत्तर माना गया था। वो जीके का पर्सन है, लेकिन जिसको पता है कि ये भी इसी कैटेगरी में आती है, और इनके जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरकता वगैरह बढ़ाते हैं। तो इसलिए याद रख सकते हो ऐसे जीव जो कौन से कुल के होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात की थी चना, चना, ठीक है। इसमें देखिए ये कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मटर का पूछा जा सकता है क्योंकि जेनेटिक्स से संबंधित है, पाइसम से टाइवम, ये याद रखना। चने के अंदर याद रखना बस दालों का राजा होता है। दालों का राजा किसे कहते हैं, दाल पढ़ रहे तो राजा है चना। अगर देखिए आगे बात करते हैं, मटर पाइसम से टाइवम, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में। मूंगफली, मूंगफली भी उर्वरकता वगैरह बढ़ाने में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ याद रखना अपना जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना ही देश है, भारत देश है, विश्व भर में सबसे ज्यादा मूंगफली। और 2 नंबर पे एक बात और याद रखना कि जैसे दालों में अगर हम बात करें, जैसे मुख्यतः ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन मिलती है सोयाबीन से। सबसे अधिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन है, सोयाबीन, जिसमें लगभग 42% क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर 2 नंबर पे सेकेंडरी सोर्स आपसे पूछे तो याद रखना 2 नंबर पे मूंगफली होती है, जिसमें लगभग 27 के शायद आसपास है, शायद 26 या 7, तो शायद ये ऐड नहीं किया था, ये थोड़ा लिख लेना, शायद यहाँ पर लगभग 27% के आसपास परसेंटेज पूछे जा चुके एग्जाम में, ये इसका परसेंट पूछा जा चुका है सोयाबीन का, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सर्वाधिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन है, सोयाबीन है, और वैसे सेकेंडरी सोर्स है मूंगफली। तेल उत्पादक पौधे, तो हमने इसके ऊपर देखिए डिटेल के साथ चर्चा की थी कि तेल उत्पादक पौधों में आपको 2 टाइप के पौधे याद रखने हैं। एक तो पहले, हाँ चलिए ये कैटेगरी देख लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, अपनी आरबीएससी में यहाँ पर दे रखा है, खाने योग्य तेल जिसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और कुछ है जो अखाद्य तेल है जिसको खाने में हम उपयोग नहीं लेते, और फिर कुछ सुगंधित तेल है। तो खाने योग्य तेल में जैसे मूंगफली है, सरसों वगैरह है, अपने नारियल वगैरह है, ये सारे जो तेल है, अपने सोयाबीन वगैरह का तेल है, ये अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, खाने में। जबकि अरंडी, तारपीन का तेल, ये वगैरह तेल होते हैं, इनको खाने में उपयोग नहीं किया जाता। हमने फिर बात की थी सुगंधित तेल, जिससे गंध आती है, ये इसे वाष्पशील तेल भी कह सकते हैं, जैसे कपूर, चंदन, लौंग वगैरह।
मूंगफली में देखिए ये लाइन यहाँ पर ऐड करी दी है मैंने, 26% होती है। सरसों जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मस्टर्ड, और मस्टर्ड गैस का नाम आपने सुनागा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो गैस का यूज किया गया था मस्टर्ड गैस, वो किससे प्राप्त होती है? वो सरसों से प्राप्त होती है, ये भी याद रखना, क्योंकि सरसों को अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं। अलसी, अलसी काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। देखिए वसा, हम जैसे पादपों में जो वनस्पतियों से प्राप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है वो, इसमें एक मुख्य रूप से अलसी का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई आरएस प्री जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ओमेगा 3 क्या होता है? अब देखिए कई व्यक्तियों का जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट जैसी प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसी चीजों का जो असंतृप्त वसाएं होती है, क्योंकि शरीर में संतृप्त वसा का जमाव नहीं होने देती, और ये वसाएं प्राप्त होती है मुख्य रूप से ऐसे पदार्थों से जैसे वनस्पति तेल है। और जैसे अलसी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा फिश ऑयल वगैरह या ओमेगा 3 के कैप्सूल वगैरह भी आते हैं मोटापा घटाने के लिए भी, या शरीर में चर्बी का जमाव ना हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो। ये किससे प्राप्त होता है? मुख्य रूप से अलसी के अंदर पाया जाता है। ये सिर्फ इसी में नहीं होता, अलसी के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 होता है, जिसे क्या भी कहते हैं? लियोनिक अपना वसी अम्ल भी कहते हैं। और ये किसका? कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करने में उपयोग लिया जाता है ओमेगा 3 का, ये अलसी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो हार्ट अटैक वगैरह की, बीपी, तो इनको अलसी का तेल का उपयोग वो खाने में कर सकते हैं। नारियल का भ्रूणपोष, यानी नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो उसका होता है भ्रूणपोष। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। फल क्या होता है? जो पुष्प होता है उसके अंदर जो एक संरचना होती है अंडाशय, वही परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। और जो बीजांड वाला पार्ट होता है बीज का, जैसे हमने पुष्प की एक संरचना पर बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था बीज की एक संरचना इस प्रकार से, तो याद रखना अपना जो अंडाशय वाला पार्ट होता है वो तो बनाता है फल, और बीज वाला पार्ट जो है वो क्या बनाता है? अपना बीज बनाता है, बीजांड वाला पार्ट। फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल वे होते हैं जिसे अंडाशय से यानी पादप का, जिससे हमने परिभाषा जो करी है उसका पालन अगर कोई फल कर रहा है तो वो सत्य फल है, और परिभाषा का पालन नहीं कर रहा है, यानी जो अंडाशय के अलावा पादप के अन्य भागों से अगर निर्मित होता है ऐसा फल कहलाता है असत्य फल, कूट फल या स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं। जैसे सेव है, नाशपाती वगैरह है, ये कैसे फल होते हैं? ये अच्छा प्रश्न बनेगा, एग्जामिनर अगर अच्छा प्रश्न बनाना चाहे तो बना सकता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है या असत्य फल है? तो याद रखना सेब और नाशपाती असत्य फल होते हैं। ऐसे फल जो पादप के कौन से हिस्से से ना बने हो, पुष्प के अंडाशय से ना बने हो, अंडाशय के अलावा अन्य भाग से बने हो, उन्हें आभास या कूट फल कहते हैं। बिना निषेचन, अब देखिए अगर नॉर्मली आपने देखा होगा केले वगैरह के अंदर या कुछ ऐसे आपने कई फल देखे हो जिसमें बीज नहीं होते। अब कोई भी अगर देखिए फल बनेगा, फल क्या होता है? बीज के चारों ओर का आवरण ही होता है रियल में। फल क्या है? बीज के चारों ओर, यानी जो बीज यानी बीजांड था और अंडाशय था उसी का पार्ट ही हमने पूरा जो डेवलप होने के बाद वो पूरा फल बना। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो जिसमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे एग्जाम्पल है केला, तो वो किस प्रक्रिया से बनते हैं? इसे कहते हैं अनिषेक फलन। फलन यानी फल बन गया, और किस प्रक्रिया से? अनिषेचन, बिना निषेचन के ही फल बन गया, उसे अनिषेक फलन कहलाते हैं। पार्थेनोकार्पी कहते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से, एक वर्ड यहां पर यूज किया मैंने, पार्थेनोकार्पी। ऐसा फल जो बिना निषेचन के बने, ठीक है। और अब निषेचन नहीं होगा तो या आप समझ सकते हो निषेचन क्या होता है। जैसे शुक्राणु अपने जनन में पढ़ते थे, शुक्राणु अंडाणु के मिलने से पहली कोशिका बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं, या बीज बनता है, जाइगोट बनता है। अगर निषेचन ही ना हो तो ये बीज फिर भी बनेगा ही नहीं, और ये ना बने तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन। और अगर फल बन जाए बिना निषेचन के उसे कहते हैं ये फलन है, वो है जनन। जैसे मधुमक्खियों में अनिषेक जनन पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर हम केले वगैरह में हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने रखा था मैंने, केला है, अंगूर वगैरह है, ये किस प्रक्रिया से बनते हैं? ये अनिषेक फलन से बनते हैं। और अंग्रेजी में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कई बार नाम दे देगा। केले का निर्माण यानी किस प्रक्रिया से होता है? अनिषेक जनन से या अनिषेक फलन से। या फल देखकर तो कोई भी पहचान जाएगा, अंग्रेजी का नाम देगा पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी, तो आपको ये पार्थेनोकार्पी वर्ड यूज करना है क्योंकि फल की बात हम कर रहे हैं, तो फलन से याद कर लेना। नेक्स्ट हमने देखिए थोड़ा सा ये राजा रानी वाले प्रश्न आजकल बनने लगे, ऐसे प्रश्न कई एग्जामों में आ गए। फलों में आप एक याद रखना, विटामिन डी को छोड़कर लगभग सभी विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि किसके अंदर अच्छी मात्रा में ये विटामिन होता है और किसमें नहीं होता। जैसे प्रश्न आता है दूध का, मोस्टली दूध में विटामिन सी नहीं होता, अन्य सभी विटामिन मोस्टली पाए जाते हैं। तो दूध यानी सबसे खराब स्रोत किस एक विटामिन का है? तो सी का है। और इसके अलावा अगर बात करें फलों के अंदर, फल में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो फलों में विटामिन डी बहुत कम होता है, याद रखना। या मुख्यतः हम कह सकते हैं फलों में विटामिन डी का अच्छा स्रोत नहीं है। हालांकि देखिए फलों में डी भी होता है और अन्य विटामिन भी मिल जाते हैं, हरी सब्जियां, फल वगैरह, ये सारे सभी खनिज विटामिन सब मिल जाते हैं। लेकिन सबसे कम मात्रा में अगर कोई देखने को मिलेगा तो वो विटामिन डी मिलेगा। और फलों में जैसे खट्टे फल है, साइट्रस फ्रूट होते हैं, उसमें सबसे अच्छा विटामिन सी होता है, याद रखना। इसके अलावा एक और याद रखना, अंडा जो होता है, अंडे का जो पीला भाग होता है योक,
वो विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। ये प्रश्न शायद रेलवे में अभी पूछा गया था ऐसा एक प्रश्न। आगे, हाँ, राजा रानी की बात कर रहे थे। देखिए, राजा तो है काला और रानी है इलायची वाली, याद रखना, छोटी इलायची। काली मिर्च जो होती है ये तो है राजा, यानी अपने बात कर रहे हैं हम किसके, मसालों का राजा। दालों का राजा बात की, फलों की बात की, पुष्पों की बात की, इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं मसालों में। मसालों का राजा है काली मिर्च और रानी होती है अपनी इलायची, छोटी इलायची। तो रानी छोटी है और राजा थोड़ा काला है। लौंग, ये अच्छा प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जो हम बात करते हैं लौंग, लौंग क्या होती है, आपने लौंग देखी होगी, थोड़ी संरचना उसकी। पुष्प, पुष्प का जो पहले का भाग होता है जिसे कहते हैं पुष्प कलिका, तो पुष्प कलिका से एक उसका जो भाग होता है वही होती है लौंग। क्या होती है, पादप के कौन सा भाग होता है, पुष्प कलिका से प्राप्त करते हैं लौंग को। मसालों में हमने नाम ले दिए थे, उसको हमने कैटेगरी वाइज पहले कर दिया है कि कौन से मसाले हैं। एग्जाम में सीधा ही प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा एक मसाला है या नहीं है। इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, तीन, एक ऑप्शन कोई सब्जी का, फल का, कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, या उनमें कोई एक ऑप्शन आपको मसाले का देकर पूछेगा कि यह सब्जी है, फल है, मसाला है, क्या है। तो अलग अलग टाइप के आप इसको देखिए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सही में ये जो फैक्ट है, जो ये तथ्य हैं, उनको कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। पेय पदार्थ में दो पदार्थों का याद रखना है, कॉफी और अपना चाय। चाय में कौन सा होता है, एक पदार्थ होता है थिन, और कॉफी में होता है कैफीन, जिसके कारण ही हमें ये पीने के बाद नींद वगैरह कम आती है। अक्सर आपने देखा होगा स्टडी करते समय स्टूडेंट को नींद ज्यादा आती है तो चाय पीते हैं, कॉफी पी लेते हैं नींद को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ है, जैसे चाय में थिन होता है और अपना कॉफी में कैफीन होता है। चाय का हमने नाम बात करी थी, देखिए चाय का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था, के मिलिया। कच्चा पीकर तने के मिलियोगे, के मिलिया, तो वो क्या, मुझे शांति सी मिल गई, चा पीकर शांति सी आ गई, अब थोड़ा मैं और स्टडी कर सकता हूं, तो के मिलिया, शांति मिल गई। तो ठीक है, के मिलिया, शांति मिल गई। तो इस थोड़ा सा देखिए एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, वहां एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, वो शब्द शुद्धि के प्रश्न नहीं देगा साइंस के अंदर। तो के मिलिया, शांति मिल गई, बस इस ट्रिक से याद हो जाएगा। और कॉफी का तो याद रखना, कॉफी, कॉफिया में नाम आएगा काफिया और अरेबिका की, अरबी के लोग कॉफी पी रहे हैं और इंडिया वाले ज्यादातर चाय पी रहे हैं, थोड़ी ट्रिक बना लेना। और चाय प्राप्त होती है किससे, पत्तियों से, और कॉफी बीज से। सब्जियों में हमने कुछ बात की थी, मैंने ट्रिक के साथ आपको बताई थी। सब्जियों को याद कैसे करोगे कि जैसे प्रश्न आते एग्जाम में, आलू का खाने योग्य भाग क्या है, यानी आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है। सरसों क्या है, फूल गोभी क्या है, इस प्रकार से हमने बात करते हैं। तो मैंने ट्रिक बताई थी, सबसे पहले जड़ों का नाम आ रहा है, तो जड़ से याद रखना, जड़ से जुड़े हुए हैं। जैसे हम गांवों से बिलोंग करते हैं मोस्टली, वो जड़ों से जुड़े हुए आज भी, वो अपने कहते हैं ना, वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। तो गांव में, और गांव में क्या आ गया, चूसा आ गया, गांव में आ गया चूसा, गांव में आ गया चूसा। गा से याद रखना गाजर, मैं से मूली, चू से चुकंदर, और सै से सरसों। ठीक है, सॉरी सै से सरसों नहीं, सॉरी सरसों तो अपने साग वगैरह पत्तियां होती है। सै से सलजम या शकरगंद, शकरगंद या सलजम वगैरह जो होती है, ये क्या होती है, अपने पादप का जड़, इसका जड़ों का उपयोग हम भोजन के रूप में कर रहे हैं। तो गांव में आ गया चूसा, गांव में क्या आ गया, चूसा आ गया, थोड़ी मारवाड़ी में याद रख लियो। नेक्स्ट देखो आगे, अपने नेक्स्ट बात करते हैं स्तंभ यानी तना। तने से संबंधित मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सिंपल सी है, तन मन और धन। तो एक याद रखना, इसी प्रकार से एक ऐसा गोविंदा का गाना है, कोई हद कर दिया आपने, हद कर दी आपने, इस प्रकार से याद रखना। है से हल्दी, ठीक है, कैसे केसर, दैसे थोड़ा अदरक में याद रख लेना। और इस प्रकार आलू प्याज वगैरह, ये आलू प्याज अदरक वगैरह है, हद से हल्दी वगैरह है। ये मोस्टली पादप का कौन सा भाग होता है, आलू है, अरबी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना, आलू है, हद कर दी अरबी है, ठीक है, ऐसे आलू हो गया, पैसे प्याज हो गया, कैसे केसर हो गया, अदरक हो गई, हल्दी हो गई। तो ये सारे के सारे पार्ट पादप के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं, ये तने से प्राप्त होते हैं। किस भाग से प्राप्त होते हैं, तने से। पत्तियों में तो मोस्टली सरल सी है, पत्तियों में जैसे सरसों, सरसों के हालांकि बीज का उपयोग तो हम तेल के रूप में भी करते हैं, और सरसों की हम पत्तियां को उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसके अलावा पलक है, मेथी है, ये तो डायरेक्ट हम उपयोग कर लेते हैं। देखिए, एक ही पादप के एक से अधिक खाने योग्य भाग हो सकते हैं, जैसे केला है, अपने सरसों वगैरह है, इसके अधिक पार्ट का उपयोग, जैसे सरसों के बीज भी है, पत्तियों का भी उपयोग होता है। एक पादप के एक से अधिक भाग हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। पुष्पक्रम, तो देखिए फूल गोभी, प्रश्न आता है पादप के कौन सा, यानी फूल गोभी क्या है, खाने योग्य भाग क्या है, तो याद रखना पादप का पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये शायद कोमा गलती से लग गया है, फूल गोभी। आपको देखिए कंप्लीट, सिर्फ कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, या इधर उधर से दोस्तों के साथ कह देते हैं कि सर मुझे नोट्स, सर के इजी साइंस वाले सर के नोट्स भेज दीजिए। अब उनको फिर थोड़ी दिक्कत आती है। इनको देखो, मेरा वीडियो जो बनाने का मकसद है, आप भी इन चीजों को सेल्फ भी पढ़ सकते हैं।
अगर आप रिलेट कर कर ट्रिक बनाकर अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनर की क्या अप्रोच रहती है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इतनी सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियोज आपको नोट्स के साथ साथ इसलिए देता हूं ताकि आप इनको याद कैसे कर सकते हैं, इजी कैसे बना सकते हैं, वो अपना इजी साइंस का काम बस इतना ही है, चीजों को आप तक इजी वे में पहुंचाना हो ट्रिक के माध्यम से। औषधीय पादप में हमने बात की थी, जैसे तने से हमें बात की थी, देखिए हल्दी हद कर दिया आपने में, हल्दी भी आएगी, अदरक आ गया और लहसुन प्याज वगैरह नाम आ ही गया था वहां पर, और गूगल और याद रखना, ठीक है। मूल, जड़, जड़ों में मोस्टली आपको देखिए ये स्पर्गंधा, सर्पगंधा और अश्वगंधा, ठीक है, ये गंदी गंदी चीजें हैं, ये सारी की सारी क्या है, मूल है। तो जो मूल से यानी आज भी अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हुए, वो आज भी क्या यानी पॉपुलैरिटी के नाम पर वो गंद फैला रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, याद रखना। और जो आज भी अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से, अपने रूट से जुड़े हुए, वो गंद नहीं फैला रहे। तो गंदा नाम इसमें भी आ रहा है, गंदा नाम इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और आगे देखिए छाल, छाल में आपने जैसे एक सबसे फेमस छाल आपने नाम सुनोगे, चिनकोना वृक्ष की छाल, उससे एक चीज प्राप्त होती है कुनेन। कुनेन का उपयोग किया जाता है मलेरिया वगैरह के उपचार में। तो प्रश्न आता है कुनेन को किससे प्राप्त करते हैं, एक चिनकोना नामक के वृक्ष होता है और उसके कुछ भाग से प्राप्त करते हैं, छाल से। इसके अलावा एक वृक्ष और है अर्जुन, अर्जुन की भी छाल का उपयोग किया जाता है हृदय वगैरह के रोगों के उपचार में। तो हृदय के रोगों के उपचार में तो अर्जुन का उपयोग, और मलेरिया के उपचार में कुनेन का उपयोग किया जाता है, और ये छाल से प्राप्त होती है पादप के। पत्तियों में हमने बात की, पत्तियों में जैसे ग्वार पट्टा आपने नाम सुना होगा, एलोवेरा जो ब्यूटी वगैरह बना, जो अच्छी स्किन वगैरह को अच्छा करने में, या फिर कई जगह औषधीय पादपों के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो औषधीय पादप ही पढ़ रहे हैं। तो पत्तियों में ग्वार पट्टा की है, तुलसी की और ब्राह्मी की पत्तियां होती है, औषधीय महत्व की होती है। फल के अंदर अगर हमने बात की थी अफीम और आंवला, फलों के अंदर आंवला भी एक फल है और अफीम भी फल है। कच्चे देखो अफीम की एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अफीम के कच्चे फलों के जो दूध सा प्राप्त होता है एक पदार्थ, जिसमें लगभग 30-35 प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं। हमने बात की थी लगभग 30 प्रकार के कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें एल्केलॉइड्स कहते हैं। कुछ याद भी रखना नाम, क्योंकि आरपीसी क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसमें नाम दे रखा है स्पेशली कि अफीम, अफीम का नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अफीम का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। इसके जो कच्चे फल होते हैं उससे दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसमें लगभग 30 प्रकार के रासायनिक पदार्थ या एल्केलॉइड्स होते हैं। एल्केलॉइड जैसे मोर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन, ठीक है ना, ये अपने कुछ पदार्थ है। और इनका उपयोग कहाँ होता है, फिर काम क्या आते हैं। मोर्फिन, कोडीन जैसे जो एल्केलॉइड्स होते हैं, इनका उपयोग पेन किलर जो दवाएं आती है, जो दर्द निवारक दवाई होती है, उसका निर्माण करने में करते हैं। और लोग इनका नशे के रूप में उपयोग करने लगे। वही बात है, देखिए चीजों का निर्माण दवाओं के रूप में हुआ था पहले, फिर लोगों ने नशे के रूप में उपयोग कर लिया इनका, जैसे अफीम है। पोस्ता की बात करेंगे हम, नार्कोटिक आपने विभाग नाम सुना होगा, नार्कोटीन होता है उसमें, ठीक है, तो उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, उस पर भी हमने चर्चा करेंगे आज। रेसे, रेसों में जैसे पादपों की बात कर रहे हैं, तो पादप में मुख्यतः 2 नाम याद रखने, एक तो आपको याद रखना है अपना कॉटन, अपने कपास, कपास, और एक जूट। कपास और जूट में देखिए जूट जो है, तो याद रखना मैंने ट्रिक बताई थी, जूता, जूट से जूता, जूता किसमें पहनते हैं, पैरों में, और पैर जैसे एक स्तंभ जैसी संरचना है, तो ये तना होता है। और कपास और रुई, कपास और रुई ये किससे प्राप्त होती है, ये देखिए मैंने आपको बताया था, बीज जो होता है उसके चारों ओर होती है रुई सी ऐसी, तो इसे बीज कोष्ठ कह सकते हैं या इसे फल कहते हैं। बीज के चारों ओर क्या होता है, फल होता है, फल बोल दो या बीज कोष्ठक बोल दो। और नारियल के ऊपर के भी जो रेशे होते हैं तंतु, उसका भी तंतुओं के रूप में उपयोग करते हैं। इमारती लकड़ियों में हमने कुछ नाम लिए थे, जैसे शीशम की है, सागवान की लकड़ी है अपने। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी और रोहिड़ा। रोहिड़ा अपने जो राज्य पुष्प है, जिसे मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ सागवान भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न भी आता है, जीके में आता है ऐसा प्रश्न, तो मारवाड़ सागवान किसे कहते हैं, अपनी रोहिड़ा को कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जीके का बना लो, साइंस का बना लो, कैसे भी बनाओ, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। वैज्ञानिक नामों में ये 2 सबसे ज्यादा फेमस है, खेजड़ी और रोहिड़ा, क्योंकि ये राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष है। अपने राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं, कि ये हर जगह, ये सीनरी आपको राजस्थान में हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है ना। प्रोसोपिस, ये पीस जो है आपको खेजड़ी का जो पीस है हर जगह मिल जाएगा। खेजड़ी का हर पीस आप देखो, खेजड़ी का लगभग हर एक पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे जीके वगैरह में पढ़ा होगा, खेजड़ी से आपने कितनी सारी चीजें अपने प्राप्त कर सकते हैं। इसके हर पत्तियां हो अपने लूंग के रूप में हो, या फिर अपने इसके जो खोखे वगैरह आते हैं, या बहुत सारी चीजें, इसकी फलियां वगैरह है, हर एक पीस इसका काम का है। तो ये थोड़ा सा शब्द बना लेना, ये पीस शब्द मिल जाए तो खेजड़ी का हर पीस काम का है, खाने पीने में या आप कई जगह उपयोग करते हैं। तो याद रखना इसका ये सीन है कि इसका हर पीस का एक अच्छा इंपॉर्टेंट सीन है। और रही बात रोहिड़ा, रोहिड़ा एक पुष्प होता है, रोहिड़ा यानी एक पुष्प, राज्य पुष्प के रूप में किसको फेमस मानते हैं, रोहिड़ा अपना राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमिला अंडुलेटा, टिकोमिला अंडुलेटा, ठीक है।
कहीं भी मिला और उसको क्या दे दिया, पुष्प दे दिया। कौन सा पुष्प दे दिया, रोहिड़ा पुष्प दे दिया। मिलते ही यानी किसी को ग्रीटिंग के लिए हम जैसे किसी को भेंट करते हैं, पुष्प वगैरह की माला चढ़ाते हैं, तो याद रखना माला, माला या मेला शब्द से रिलेट कर लेना, क्योंकि कई बार हम वैज्ञानिक नाम याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं टिको मेला अंडुलेटा किसका है, खेजड़ी का है या रोहिड़े का है। तो याद रखना ये मेल, याद रखना मिलना से, मिलते ही हमने किसकी माला चढ़ा दी, फूलों की माला चढ़ा दी। और ये पीस, हर पीस क्या, हर एक पीस इंपॉर्टेंट किसका होता है, वो होता है खेजड़ी का। इसके अलावा अपने और भी कई लकड़ियां है, अपने सागवान की है, शीशम की लकड़ियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक रह गया अपना इंडिगो फेरा, ये क्या है। इंडिया, देखो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, एक नाम ऊपर रह गया शायद अभी भी, ये जो बल्ला वाला हमने बात की थी कि क्रिकेट का जो बल्ला बनाया जाता है, बल्ला बल्ला बल्ला, और देखो बल्ला और इसको बल्ला ही मान लो, बल्ला और बिल्लो, बिल्लो बल्ला, बिल्लो बल्ला बग्गी बिल्ली देखी करेगी, वो क्रिकेट खेलेगी, ठीक है। ये लकड़ी जो होती है इसका बल्ला बनाया जाता है क्रिकेट का, बल्ला और बिल्लो। तो बल्ला बिल्लो एक जैसा नाम है, विल्लो नाम है वैसे ये। इंडिगो फेरा क्या है, इंडिया की क्रिकेट टीम है, उसकी जर्सी का जो रंग है वो होता है नीला रंग। इंडिगो फेरा जो होता है ये सिर्फ एक पौधा है जिसकी पत्तियों से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है। नीला यानी ब्लू, ब्लू रंग का अपनी जर्सी है, इंडिया की जर्सी है ब्लू रंग की, तो इससे थोड़ा रिलेट कर लेना। इंडिगो फेरा कैसा रंजक देता है, नीला रंजक देता है। एगारोज जेल, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विधि होती है जिसमें एक हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल का उपयोग किया था, एगेरो जेल। इसको समुद्री जो घास वगैरह होती है इससे प्राप्त किया जाता है। तंबाकू को कहते हैं निकोटीनिया टोबेकम, निकोटीनिया टोबेकम। टोबेको नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। टोबेको नाम सुना, क्या देखा भी है, पुड़ियों पर देखते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर कर कर, इधर इधर मुंह कर कर, ऐसा ऐसा कर कर उसका उपयोग भी कर लेते हैं, टोबेकम। तो याद रखना ये टोबेकम, टोबेको कोज कैंसर है। तो निकोटीनिया टोबेकम तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। ये एक कुल होता है सोलेनेसी, सोलेनेसी, ठीक है ना, सोलेसी। यानी ये खाता, कई व्यक्ति होते हैं जो पूड़ी खाते खाते भी आप सो जावे हुए, लेकिन वहां का फर्क उन पड़े बस पूड़ी खानी है वापड़ा, तो बस सोलेनेसी। तो याद रखना एक कुल होता है सोलेनेसी कुल, इसकी पत्तियों से प्राप्त करते इसे। सोलेनेसी कुल का एक पादप है तंबाकू जिसका वैज्ञानिक नाम होता है निकोटीनिया टोबेकम। इसमें एक एल्केलॉइड होता है जिसे कहते हैं निकोटीन। लगभग हम 5-7% इसमें निकोटीन होता है। ये भी एक कैसा पदार्थ है, एक मादक पदार्थ हम कह सकते हैं। एल्केलॉइड होता है, ये नशा करता है लोग इसका, और इसीलिए पूड़ी वगैरह का क्या होता है, अपने जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें एक नाम आता है। और पेट्रोपादप, इसके अलावा देखिए ये तो है तंबाकू, और हमने अपने गुट जो ये अपने नॉर्मल चुबाने वाली जो अपनी सुपारी वगैरह होती है, इनको खाने से भी तंबाकू बोल सकते हैं। ये तो अपना तंबाकू, इसको जो नॉर्मल जो च्युइंगिंग वाली चीजें होती है उसको खाने से एक रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। सबका मुंह, सबका जो मुंह होता है ये फाइबर है। देखो मांसपेशियों में तंतु होते हैं फाइबर। अगर इस कई बार आपने देखा होगा ज्यादा जो अपनी गुटखा वगैरह खाते हैं, ज्यादा गुटखा खाने वालों का मुख ज्यादा नहीं खुलता। कारण क्या है, क्योंकि ये च्युइंगिंग कर करके इनका क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है इसमें प्रॉब्लम आ गई, एक रोग हो गया, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, कि जो फाइबर होते हैं सबका मुंह नहीं खुल रहा क्योंकि उनके फाइबर है, उनमें खिंचाव आ गए हैं। तो ये ट्रिक याद रख लेना। ज्यादा गुटखा खाने से कौन सा रोग हो सकता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और तंबाकू वगैरह है, ये निकोटीन है, और ये टोबैको वगैरह पाया जाता है, कैंसर हो सकता है इससे। पेट्रोपादप क्या होते हैं, तो ये ट्रिक सिंपल बताई थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर से ये क्लास एक रिवीजन क्लास है, पूरा देखने के लिए आप पहली 2 वीडियो देख सकते हैं डिटेल से। पेट्रोपादप, पेट्रोपादप हम कह सकते हैं, पेट्रो और पादप का मतलब पेट्रोल प्राप्त करने के लिए, पेट्रोल का विकल्प के रूप में हमने पादपों का उपयोग कर लिया। जैसे जेट्रो, पेट्रो, मेट्रो, केट्रो, ये कई नाम बताए थे मैंने आपको। यहां पर नाम है पेट्रो, यहां पर नाम है केल्ट्रो, यहां पर नाम है मेक्रो, और यहां पर नाम है जेट्रो। जेट्रो के मेक्रो केट्रो पेट्रो, तो एक जैसे पेट्रो सेट्रो मेट्रो ये नाम आए ना तो समझ लेना बस कौन सा पादप है, ये याद रख। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन डिटेल से देख लेना। जेट्रोपा कर्कस नाम का पादप होता है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। किसके रूप में, एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं इसको, किसका, पेट्रोल डीजल जैसे पदार्थों का ईंधन के रूप में यानी। फिर जंतुओं के आर्थिक महत्व की हमने शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले मधुमक्खी पालन हमने पढ़ा था, एपीकल्चर इसे कहते हैं। और मधुमक्खियों का पालन करते ही क्यों है, इसे शहद प्राप्त होता है, इसे मोम प्राप्त होता है, और ये जो मक्खियां होती है ये परागण करवाती है पादपों में, जिसे यानी उनकी पादपों की पैदावार बढ़ती है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का एपीज, एक एपीज है यानी मधुमक्खी का वंश होता है एपीज। अब उसकी कई प्रकार की जातियां है, लगभग 5 प्रकार की हमने कल जातियों की बात भी की थी, या 4 प्रकार की सॉरी। जैसे हमने बात की थी एपीज के अंदर एक तो डोरसेटा, जिसे रोक मक्खी या सारंगी मक्खी भी हमने कहा था।
ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एक डोर है, बहुत बड़ा डोर, यानी बहुत बड़ा किले का एक दरवाजा बना दिया, बहुत बड़ा सा, जिसको हर कोई खोल नहीं सकता। एक बहुत बड़ा किला है पीछे, और जिस किले पर आक्रमण करने से सबको डर लगता है, क्योंकि इस पर किसी ने अगर एक बार अटैक कर दिया, रोक यानी चट्टानों से बना हुआ है, बहुत ज्यादा भारी भारी चट्टाने हैं, बहुत पत्थर है बड़े बड़े, और पत्थरों का बना हुआ एक डोर है, और इस डोर पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो ये लोग बहुत एग्रेसिव प्रकृति के होते हैं, खतरनाक बहुत है, मार देंगे इनको। इसलिए ये सारी बातें, एक सारंगी, जैसे ही किसी ने अटैक किया तो एक सारंगी बजा दी, यानी एक सायरन बज गया, और सायरन बजते ही एग्रेसिव मोड में आ गई। ये ऐसी मक्खियां होती है एपिड डोरसेटा, जो कैसी प्रकृति की होती है, एग्रेसिव होती है, गुस्सेल होती है, इनको पाला नहीं जा सकता, आकार में सबसे बड़ी होती है पहली। फिर मधुमक्खी, हमने देखी बेसिक बात है, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। आर्थ्रोपोडा, आर्थो का अर्थ होता है जॉइंट, पोडा कहते हैं फुट को, पैरों को। ऐसे जीव जंतु जिसमें पैर, जो पैर पाए जाते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी पैर के अंदर, जैसे 3 जोड़ी पैर होते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्ट, यानी जो अपना मक्खी है, मधुमक्खी है, ये आर्थ्रोपोडा संघ है, और इसका वर्ग होता है इंसेक्टा। इंसेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसीलिए मकड़ी को इंसेक्ट में काउंट नहीं करते, क्योंकि उसमें 4 जोड़ी पैर होते हैं, वो हेक्सापोड होती है, ठीक है, सॉरी हेक्सा नहीं, अपना क्या बोलेंगे उसे, ऑक्टापोड कह सकते हैं, 8 पैर होती है उसमें, लगभग 4 जोड़ी कह सकते हैं। इसमें हमें शहद, मोम वगैरह जैसी कई चीजें प्राप्त होती है, इसे एपीकल्चर कहते हैं। और फिर हमने बात की थी, एक तो डोरसेटा हो गई पहली प्रकार की, दूसरी अपनी इंडिया वाली आई थी इंडिका। ये बड़े ही सॉफ्ट स्वभाव की मोना मक्खी है, भारतीय अच्छी मक्खी है। इसका क्या होता है, ये इससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, इंडिया वाले थोड़े सॉफ्ट नेचर के हैं, तो इनका पालन कोई भी कर लेता है, ठीक है। अब देखिए आगे, भारत में मिलने वाली सारंग मक्खी है, ये आकार में छोटी है, शहद भी अच्छा प्राप्त हो जाता है इससे, लगभग आपने बात करी 2-3 किलो तक या 3-4 किलोग्राम तक प्राप्त हो जाता है, आसानी से इनको पाला जा सकता है, शांत स्वभाव की होती है इंडिया वाले। एपिज फ्लोरिया, फ्लोरिया फ्लोवर है, छोटा सा फूल बना है, वो उतना बड़ा पौधा नहीं बना, तो इसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में इसे क्या प्राप्त होगा, शहद, लगभग 250 ग्राम ही शहद प्राप्त होता है, तो ज्यादा काम की नहीं है। एपिज फ्लोरिया या भृंगा मक्खी है, वो सारंग मक्खी थी, ये भृंग है। एपिज मेलिफेरा, मेलिफेरा ये याद रखना, मेलिफेरा, एपिज मेलिफेरा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर शहद की बात करें किससे प्राप्त कर सकते हैं, वो मेलिफेरा वाला है। और ये एक प्रकार की विदेशी है, यूरोपियन मक्खी होती है, अपने वो इंडिया वाली थी, ये मेलिफेरा अलग है। ये मान के चलना इंडिया वाली से भी 9-10 गुना ज्यादा, इंडिया वाला नाम बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक है, वो इंडिका उसका नाम अलग ही है, क्या नाम था उसका, इंडिका नाम है क्या, हाँ इंडिका, ये नाम है मेलिफेरा। ये जो मक्खी होती है ये 9-10 गुना ज्यादा शहद दे सकती है इंडिका वाले से भी, इसलिए इसका सबसे ज्यादा उत्पादन, इसका उपयोग होता है, और सबसे ज्यादा इसका संवर्धन वगैरह कर या कल्चर वगैरह चलता है इसका, जो ये 9-10 गुना ज्यादा शहद देती है, और आसानी से इसको पाला भी जा सकता है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी होती है, छत्ते से इसको वैक्स वगैरह या मोम वगैरह भी प्राप्त कर लेते हैं। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन, अब आप जानते हैं मधुमक्खी एक तो बहुरूपिता इसमें पाई जाती है, इसे मधुमक्खी में निवय कॉलोनी बनाने की एक नाम, ये निवय का अर्थ क्या होता है, कॉलोनी, जैसे अपने मोहल्ले कॉलोनी, गांव के अंदर छोटी छोटी गलियां वगैरह होती है, वैसे ये बड़े बड़े शहरों में कॉलोनी नाम सुना होगा आपने, कॉलोनी मोहल्ले वगैरह होते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खियां भी अपनी कॉलोनी बनाई हुई है, उस कॉलोनी या निवय के अंदर एक सामाजिक संगठन पाया जाता है। 3 टाइप की कैटेगरियां हैं, एक बड़ी होती है आकार में रानी मक्खी, जिसका काम होता है सिर्फ प्रजनन कर कर बहुत सारे अंडे देना और उसे नई नई मक्खियां बनाना। कुछ होते हैं अपने श्रमिक, और श्रमिक का काम क्या होता है, जो फीमेल होती है श्रमिक मक्खियां, ये क्या करती है, ये करती है सुरक्षा, जो छत्ता होता है उसकी सुरक्षा करती है, ये फूड वगैरह जो शहद वगैरह को इकट्ठा करती है, एक जगह लाती है। और नर या ड्रोन मक्खियां जो होती है, ये एक प्रकार से नर मक्खियां हैं, इनका काम होता है ये जो रानी मक्खी होती है इसके साथ जो निषेचन की प्रक्रिया कर कर ये क्या करना, आगे और भी अंडे देने की प्रक्रिया करना। तो ये इस प्रकार से इसमें कॉलोनी पाई जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी में एक बात और शायद रह गई थी, कहीं पर है वो नाम, ये रही, मधुमक्खियों में बहुरूपिता पाई जाती है, अलग अलग रूप में, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाना, पॉलीमॉर्फिज्म। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन हमने बात कर ली, 3 कैटेगरी है। मधुमक्खी का लार्वा, मैं से मधुमक्खी, मैं से मैगेट, यानी मैं गेट पर गया, वहां पर मक्खियां बहुत सारी थी तो वापस आ गया। एनिसेक जनन पाया जाता है इसमें, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, वो पार्थेनोकार्पी थी वो केले वाली जो। और मधुमक्खी के पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये शहद मोम और परागण कराती है। परागण आप समझते होंगे, ठीक है, तो परागकणों का कहां पर जाना, नर से मादा वाले पार्ट पे जाना, यानी हम कह सकते हैं यहाँ सर पुंकेसर से फीमेल के जो स्त्री केसर का क्या होता है अपना वर्तिकागर वगैरह पर पहुंचाना। शहद में शर्करा होती है फ्रेक्टोज, फ्रेक्टोज शर्करा कौन सी, फ्रूट वाली यानी फलों की शर्करा, या शहद में कौन सी शर्करा, फ्रेक्टोज, तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है शहद बनता किससे है, तो मक्खियों को आपने फूलों पर देखा होगा, फूलों में होता है मकरंद,
मकरंद में मधु रस होता है और उस मधु रस से ही शहद बनता है। तो मकरंद याद रखना, छोटी शायद छठी क्लास में एक लाइन थी शायद एनसीईआरटी में कि शहद किस से बनता है, तो याद रखना ये मकरंद से बनता है। मधुमक्खियां मकरंद से शहद बनाती है और मधुमक्खियों का उपयोग विशेष प्रकार की तरंगों के कारण इसका सहन यानी सुन सकती है, जिसके कारण बारूद की जो सुरंगें होती है उनके पता लगाने में, बारूदी सुरंगें वगैरह होती है उनको पता लगाने में भी मधुमक्खियों का उपयोग होता है। रेशम कीट पालन, हमने रेशमी कीट के बारे में बात की थी डिटेल के साथ कि व्यापारिक दृष्टि से कच्चा रेशम या प्राकृतिक रेशा, जैसे हमने पहले बात कर ली है, इसके अलावा जूट की और रुई वगैरह की, कपास की बात की थी, वो तो थे, वो भी प्राकृतिक थे लेकिन वो पादप से प्राप्त थे। और ये जो रेशे हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? अपने जंतुओं से, रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम होता है बोम्बेक्स मोराई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है बोम्बेक्स मोराई, ठीक है, बोम्बेक्स मोराई। अब आगे देखिए, ये जो होते हैं शहतूत, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है बहुत ज्यादा। रेशम का कीड़ा कौन से पादप पर मिलता है? शहतूत के पादप की पत्तियों को खाता है। शहतूत का एक पादप है उससे पाया जाता है ये। और इसकी एक देखिए कई प्रकार की इसकी रेशम कीट का कई अलग अलग प्रकार पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के रेशम प्राप्त होते हैं। एक मलबरी प्रकार का रेशम है जो सबसे ज्यादा अपनी साइड चलता है, ये बोम्बेक्स मोराई नामक प्रजाति से प्राप्त करते हैं इसको। आर्थ्रोपोडा संघ का जीव, ये भी कीट है, एक इंसेक्ट है, इंसेक्टा में आता है। और साथ ही साथ लेपिडोप्टेरा इसका गण होता है, ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसको पूरा संघ वर्ग गणवंश पूरा वर्गीकरण नहीं पढ़ना आपको। आगे देखिए, सर्वाधिक रेशम मलबरी प्रकार का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मलबरी प्रकार का रेशम जो बोम्बेक्स मोराई से प्राप्त होता है। रेशम हमें रेशम कीट के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो रेशम हमें प्राप्त होता है रेशम के कोकुन से। अब ये कोकुन क्या होता है उसको बताने के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल इसकी, और लास्ट क्लास में बताई भी थी, एक क्विक रिवीजन है सिर्फ ये। याद रखना, कीटों को आकर्षित करने वाले हार्मोन फेरोमोन कहलाते हैं, फेरोमोन। और ये थोड़ा सा देख लेना, बहुलक हमने बात कर ली थी, बहुलक का टॉपिक अलग डिटेल से पढ़ चुके हम। इसके अलावा ये सारी चीजें अलग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। और ये थोड़ा देख लेना, अगर हाई लेवल का एडवांस पर्सन बना, बहुत हार्ड पर्सन बना, तो ये बनेगा कि मलबरी रेशम कीट के कौन सी प्रजाति से प्राप्त करते हैं? तो बोम्बेक्स मोराई से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मलबरी सिल्क प्राप्त होते हैं बोम्बेक्स मोराई से, जो शहतूत पर पाए जाते हैं। कौन से, इनका भोजन क्या होता है? शहतूत की पत्तियां। इसके अलावा ये टस्सर, मूंगा, एरी सिल्क और देव मूंगा, ये भी टोटल 5 प्रकार की किसकी किस्में होती हैं। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 500 प्रकार के रेशम उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है ना, 500 प्रकार के भारत में होते हैं। जीवन चक्र में हमने बात की कि सबसे पहले क्या होता है, रेशम के कीड़े में निषेचन से एक अंडा बनता है। अंडे 1 वीक के बाद में एक अवस्था ले लेता है जिसे हम कहते हैं कौन सी? लार्वा अवस्था। रेशम का कीट होता है वो लार्वा अवस्था लेता है, जैसे मेंढक का लार्वा होता है ना, टेडपोल, ठीक उसी प्रकार इसका भी लार्वा होता है जिसे इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। इल्ली या कैटरपिलर, ये लगभग एक महीने तक की एक लंबी अवस्था होती है, जिसमें इसकी साइज लगभग 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इसके साथ साथ इस अवस्था के अंदर इसमें कुछ लार ग्रंथियां सक्रिय होती है, ठीक है, जो लार ग्रंथियों से ये क्या स्राव करता है? लार जैसा चिपचिपा पदार्थ है जो अपने बाहर स्रावित करेगा, जो हवा के संपर्क में आने पर तंतुओं का निर्माण करेगा। और तंतुओं का निर्माण करते करते इस लार्वा के बाद एक अवस्था आएगी जिसे रेशम के तागे का स्वयं के चारों ओर उसको बुन लेता है, जिसे कोकुन कहते हैं। ये लाइन है वो कोकुन, और इसी कोकुन से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो प्रश्न आ जाए कि बताइए रेशम के कीड़े के कौन से हिस्से से रेशम प्राप्त करते हैं? कोकुन से प्राप्त करते हैं। और ये कोकुन है क्या? देखिए, एक प्यूपा अवस्था आती है अपने लार्वा अवस्था के बाद। इस प्यूपा अवस्था में क्या करता है? चारों ओर रेशम को लपेट लेता है अपने चारों ओर। और फिर क्या होता है, इससे एक कीट, अगर ये प्यूपा अवस्था के बाद एक अवस्था आ जाएगी, अगर हम रेशम प्राप्त नहीं करेंगे तो, और कर लेंगे तो इसको मारना पड़ता है। फिर क्या होता है, कीट प्राप्त हो जाता है, यानी इसको, ये अपनी जो चारों ओर का रेशम उसको तोड़कर बाहर निकलता है कीड़े के रूप में, एक प्रकार से रेशम कीट के रूप में। अब कोकुन से रेशम कैसे बनाया जाता है? तो कोकुन जो होता है उसको गर्म पानी में डालते हैं, जिससे क्या होता है, अंदर का कीड़ा मार देते हैं एक प्रकार से। और अगर कोई कीड़े को मार रहा है, आप सोच के देखिए, उसके अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है, फीलिंग नहीं है, ठीक है, फीलिंग नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए सपोज कि हमारे सामने किसी को मार रहा है कोई व्यक्ति, तो हम क्या कहेंगे? रुको। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है क्या? तो हम कहेंगे स्टे यानी रुको। स्टेफलिंग एक विधि होती है, स्टेफलिंग विधि का अर्थ क्या होता है कि रेशम का जो कीट होता है उसको गर्म पानी में या ओवन वगैरह के साथ माध्यम से भी कर सकते हैं, के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। उसको एक फिर विधि होती है रीलिंग। रीलिंग का अर्थ क्या होता है कि एक प्रकार से, जैसे रील आपने नाम सुना, तागे को अलग करना, एक प्रकार से कोकुन से रेशम के तागे को अलग कर लिया जाता है रीलिंग विधि से। एक जो कोकुन होता है उससे लगभग 1 किलोमीटर लंबा रेशा प्राप्त कर सकते हैं हम, इतना लंबा रेशा होता है। इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है, लगभग 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। और रेशम का जो एक प्रकार से जो तागा है उसके अंदर प्रोटीन होती है, एक तो होती है फाइब्रिन।
फाइबर यानी वो लंबा तंतु सा ही है, ठीक है। और बाहर की ओर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे सेरेनिन सेरेसिन प्रोटीन कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कोई इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना। कोकुन से प्राप्त होता है रेशा, रेशम कीट के कौन से हिस्से से? कोकुन से। मत्स्य पालन, यहां से अपना टॉपिक शुरू होता है। लास्ट हमने सारी चीजें डिटेल के साथ पढ़ ली है, यहां से मछलियों वाला शुरू करता हूं। देखिए इतना सारा मैटर है, एक क्लास में फिर से क्विक रिवीजन कर दिया, मात्र 1-1.5 घंटे की क्लास के अंदर पूरा एक टॉपिक कवर हो रहा है आपका। अब इससे पहले हालांकि हमने इसको अच्छा टाइम दिया है, इसीलिए इसको रिवीजन करते समय आपको अच्छे से याद होगा। हालांकि जो बच्चे इनको पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार वो 1-2 क्लास और जरूर देख लीजिएगा, और नोट्स को फिर एक बार क्विक रिवीजन कर आप जितना ज्यादा हो सके इसके क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपको इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे बाहर कोई पर्सन बनेगा तो ये मान के चलना 99% वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मार्केट में इस आपके एग्जाम से संबंधित मिल रही होगी, क्योंकि बहुत सारी किताबों का अच्छे से विश्लेषण किया, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देखा, उसको एक जगह करने के बाद ये मैटर तैयार किया गया है। और इसको फिर पढ़ाने के अलावा मैं साथ साथ एग्जाम में कैसे प्रश्न बना रहे हैं, कैसे याद करना है, हर एक जो एग्जामिनर की अप्रोच है उसको साथ में बताते हुए चल रहा हूं आपको। चलिए सबसे पहले हम अगर मत्स्य पालन, मछली जो पालन वगैरह करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अपना पीसी कल्चर, आपने नाम सुना होगा पीसीज। जैसे हम हैं अपने क्या है, मेमल्स, मेमल्स यानी स्तनधारी। आपने 5 वर्ग पढ़े होंगे, स्पेशली 5 कैटेगरियां पढ़ी होगी अलग अलग प्रकार की। जैसे अपने मछलियां, मत्स्य पालन पीसीज, पीसीज है। फिर पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, एम्फीबिया है। और जमीन पर रेंगते उसे रेप्टाइल कहते हैं। और जो चल फिर रहे हैं, स्तन ग्रंथि पाई जाती है, उसे मेमल्स कह रहे हैं। और जो उड़ रहे हैं उसे एवीज कह रहे हैं, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, एवीज। तो ये 5 नाम आपने स्पेशल सुने होंगे। पीसी जो नाम आते, क्या पीसी का, पानी पीसी, के पीसी पानी पीसी। तो पानी में कौन रहता है, मछली रहती है। तो मत्स्य पालन या पीसी कल्चर, ये नामों में कंफ्यूज मत होना, एक जैसे से नाम सुनने को लगते हैं। पीसी कल्चर है, सेरी कल्चर है, ठीक है ना। इसके अलावा एपी कल्चर, एपी तो सीधा सा पता चल रहा है, एपी यानी क्या होता है, पी, एपी क्या होता है, मधुमक्खी। सेरी तो सेरी, देखो याद ना, सेरी। अब देखो एक रे शब्द जोड़ दो, रेशमी या रेस, रेशा प्राप्त हो रहा था, रेस से रेशम, तो रेशम जैसा सा नाम है सेरिकल्चर। अब नाम आया है पीसी, तो क्या पीसी, पानी पीसी, पीसी पानी पीसी, तो पानी में कह रहा है मछली। तो मछलियों का उपयोग कर रहे हैं हम। मछलियों को क्यों पाल रहे हैं, क्योंकि मछलियों से हमें फायदा उठाना है। क्या फायदा, हमें उनसे मुख्य रूप से प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, यानी मांस मछली के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। मछली हम इससे मांस वगैरह प्राप्त करने में अति उत्तम स्रोत है, किसका, प्रोटीन का। और साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और डी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मछली के जो क्रूड ऑयल नाम सुना होगा आपने, फिश ऑयल नाम सुना होगा, फिश ऑयल, क्रूड ऑयल। अगर देखिए एग्जाम में एक बार प्रश्न आ गया, ए और डी दोनों साथ में ऑप्शन थे, मछलियों की लीवर से कौन सा आपको विटामिन अच्छी मात्रा मिलता है, तो दोनों ऑप्शन साथ आने पर आपको विटामिन डी को चुनना है। और अगर ये डी ना मिले तो ए को चुन सकते हो, और दोनों आने पर दोनों को चुनोगे। तो याद रखना इनका क्रम भी थोड़ा सा। मछली अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको कोई थ्योरी तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अब थोड़ी सी पूरा बात समझने के लिए लाइन लिखनी पड़ती है। मछलियों में बहुत सारे अन्य, अब देखिए मछलियों को जैसे जल में उसका पूरा, हम उसका क्या कर रहे हैं, पूरा पालन पोषण संवर्धन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब इसी के अलावा जल के अंदर कुछ अन्य जीव जंतु है, जैसे मान लीजिए जल में रहने वाले जीव है, जैसे प्रॉन हो सकते हैं, लोबिस्टर हो सकते हैं, या मोलस्का संघ के कुछ जीव हो सकते हैं। इनको जल में उनका संवर्धन करना, उनका पालन पोषण वगैरह करना क्या कहलाता है, एक्वा कल्चर कहलाता है। एक्वा, एक्वा नाम आपने कई जगह सुना होगा। जैसे एक्वा नाम एक्वेटिक जलीय या एक्वेरियम, जल जीवशाला जिसे कहते हैं। हमने एक बात की थी पहले भी कि जैसे एक प्रकार का एक्वेरियम क्या है, एक प्राकृतिक है, अपना आर्टिफिशियल प्रकार का हमने एक प्रकार का क्या बना लिया, अपना इकोसिस्टम बना रखा है। उसी प्रकार से एक्वा कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संवर्धन करना। जैसे हमने एक बायोटेक्नोलॉजी वाले में उत्तक संवर्धन पढ़ा था, टिश्यू कल्चर वगैरह, इसी प्रकार से यह है एक्वा कल्चर, यानी जल के अंदर संवर्धन करना जलीय जीवों का एक्वा कल्चर कहलाता है। संवर्धनशील मछलियों के प्रकार, अब जिनका संवर्धन कर सकते हैं, यानी जो इनको उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसी मछलियां कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, तो मुख्यतः देखिए 2 कैटेगरी, लेकिन एक तीसरी और बताऊंगा मैं आपको। पहला है देसी मछलियां। अपने देशी मछलियां कौन सी है, देसी मछलियां देखिए आपको बता देता हूं, एक ट्रिक सुन लेना, सरल सी ट्रिक है, उससे आपको इनकी जो जातियां हैं या नाम है इनके वो याद हो जाएंगे। देसी मछलियों का एक ये मान लेना, जैसे मोस्टली मछलियां या जो जीव जंतु को, जैसे बाहरी देशों में ये प्रचलन ज्यादा है, जो मछलियों वगैरह को या अन्य जीव जंतु को मारकर खाने वगैरह का जो प्रचलन है, एक प्रकार से मांसाहारी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यानी मछलियों को वो बाहर ज्यादा, अपने इंडिया में हालांकि अभी भी कम है, लेकिन है कई, क्योंकि लोगों पे भोजन के लिए डिपेंडेड है। मान लो जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए सबसे सस्ता प्रोटीन का अच्छा स्रोत कोई है तो मछली है, तो उसी का सेवन करेंगे, तो सीधी सी बात है। लेकिन अपने विदेशों में ज्यादा मारा जाता है। लेकिन अगर सपोज करो, अगर अपने देश के अंदर किसी जीव जंतु को मार रहे हैं, अगर खा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कत्ल कर रहे हैं, और कत्ल करेंगे तो उसकी रूह निकल जाएगी, उसकी पूरी आत्मा निकल जाएगी।
और वो मर जाएगा। ये ट्रिक है सिर्फ, इसको कोई भी अदरवाइज मत लेना, सिंपल सी ट्रिक है। ये बहुत मेजर बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, मेजर बात है, मेजर माइनर बात नहीं है, मेजर। यानी कार्प नाम आएगा एक तो मछलियों के नाम में आपको, मेजर कार्प, माइनर कार्प, कॉमन कार्प। आपको ये 3 नाम मिल जाए कि अपने देश के अंदर हमने कत्ल कर दिया किसी का, उसकी रूह निकाल दी, उसको मार दिया, तो ये सब की सब देसी नस्लें हैं। ये देशज मछलियां होती है, रोहू, कतला, मरगला। तो ये कुछ नाम है, रोहू, कतला, मरगला, ये देशज है। और ये किस में काउंट होती है? ये मेजर कार्प में काउंट होती है। तो मेजर कार्प जो है, यानी बड़ी मात्रा में, मेजर को बड़े से ट्रिक बना लेना, बस देशज मछलियों में मेजर कार्प आती है, जिसमें रोहू, कतला, मरगला है। कुछ ऐसी लवणीय मछलियां भी है जो लवणीय यानी खारे पानी में रहती है, लेकिन उसको फिर बाद में जलीय अलवणीय जल में रहने लग गई, जिसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना, चानोस और मुलेट्स। ये मुलेट्स इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगी, बताऊंगा कैसे। ये अलवणीय जल की मछलियां, लेकिन लवणीय लवणीय जल में रहती थी, फिर फ्रेश वाटर में यानी शुद्ध पानी में अलवणीय जल में रहने के अनुकूल हो चुकी है। ऐसी मछलियों का भी कल्टीवेशन यानी संवर्धन कर उसको भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। और कुछ विदेशी मछलियां, अब विदेशी नाम है तो उनके आगे नाम ऐसे मिलेंगे आपको, चाइनीज नाम मिलेंगे कई तो जगह, चाइनीज नाम है, क्रिश्चियन नाम है, या फिर एक कॉमन कार्प है। यानी सारे देशों में कॉमनली उपयोग होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली मछली है, गेम्बूशिया। गेम्बूशिया मछली का उपयोग किया जाता है मच्छरों से बचाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए कह सकते हो, या मच्छरों से अपने, जैसे मान लीजिए जहां पर मलेरिया या फिर ऐसे रोग जो मच्छरों से फैलने वाले रोग ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पर कौन सी मछलियों का उपयोग कर सकते हैं उन मच्छरों से एक प्रकार से बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, या उनको मारने के लिए? तो हम कहेंगे उन तालाबों के अंदर जहां मच्छर ज्यादा हो गए वहां गेम्बूशिया मछलियां डाल दी जाती है। और ये गेम्बूशिया मछलियां कीट, एक प्रकार से कीटों का अपना भोजन के रूप में सेवन करती है, तो इनको मारकर खत्म कर देती है। इसलिए गेम्बूशिया मछलियों का उपयोग किसके बचाव के लिए या किसी को मारने के लिए करते हैं? कीटों को या मच्छरों वगैरह से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये किस प्रकार की मछली है? विदेशी नस्ल है, देसी नस्ल नहीं, एक्सोटिक प्रकार की फिश है। चलिए, ये तो सरल बात हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा कर लेते हैं मछली संबंधी। मछली का सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो मछली सस्ती है। जंतुओं में, याद रखना, जंतुओं में अगर मछली का बात करें, जंतुओं में एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, पाचन भी आसानी से हो जाता है, और प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है। भारत में अगर बात करें, रोहू और कतला और मरगला 3 टाइप की कैटेगरी हमने बात की थी। रोहू तो सबसे स्वादिष्ट होती है और कतला का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कतला है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, तेजी से ग्रोथ करती है, तेजी से वृद्धि करती है, जल्दी जल्दी यानी जनन करके और जल्दी बनती है। तो रोहू और कतला में प्रोडक्शन ज्यादा कतला का होता है, स्वादिष्ट ज्यादा रोहू होती है। मछली के तेल में, जिसे कोड या फिश ऑयल भी कहते हैं, इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। ज्यादातर पूछे तो डी करना है। मछली पालन में पाली जाने वाली मछलियों को मांसाहारी मछलियां कई बार खा जाती है। सपोज कीजिए आप कहीं तालाब में या वगैरह में कहीं पर मछली का संवर्धन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रहने वाली कोई उस तालाब में मान लीजिए कोई और भी मांसाहारी मछली उसको खा जाएगी। उससे बचाने के लिए उसमें खली, एक नाम याद रखना, एक तो महुआ की खली का उपयोग कर लेते हैं, या वैसे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है अपना, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जाल वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है। महुआ की खली का उपयोग किस लिए किया जाता है? याद रखना, मांसाहारी मछलियों से बचाने के लिए, अपनी जो मत्स्य पालन में मांसाहारी मछलियों से, उन मछलियों को जिसका हम संवर्धन कर रहे हैं उसको बचाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। और कुछ कीड़े मकोड़ों यानी कीटों से बचाने के लिए हम नॉर्मली कीड़े वगैरह से बचाने के लिए किससे? चूने का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल दे रखा होगा, चूने का उपयोग करते हैं। कीड़े से लिए चूनों का छोटी मोटी मात्रा में चूना उपयोग कर लिया, और बड़े लिए तो हम महुआ की खली या फिर नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और मछलियों को खाना क्या दिया जाता है संवर्धन के दौरान? तो इसमें मोस्टली अनाज वगैरह, अनाज को एक प्रकार से उसका लुगदी सी बनाकर, जिसे भूसी कहते हैं, चावल की भूसी है, सरसों की खली हो गई, ठीक है, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, तो मोस्टली अनाज वगैरह का उपयोग करते हैं। अब मत्स्य पालन से संबंधित याद रखना, मत्स्य विभाग बना रखे हैं, जो अपने टोटल 12 विभाग है। अपने टोटल कितने विभाग बना रखे हैं मत्स्य से संबंधित? 12 है, जिसका मेन जो अपनी बात करें सेंटर कहाँ है, केंद्रीय कहाँ है, वो है लखनऊ में। ठीक है, खाने देखो नाम में आ रहा है खाना, ले खाना, ले खाना, और आकर छोटे बच्चे को कहते हैं ना, आकर ले खाना खिलाता हूं, तो ले खाना। और खाने में क्या खिलाया जा रहा है? मछली खिलाई जा रही है पालन कर करके। तो देखिए, मत्स्य पालन का संबंध किस क्रांति से है? नीली क्रांति से। नीला समुद्र कैसा है? नीला। और पानी के अंदर किसका हम संवर्धन कर रहे हैं? मछलियों का। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? जैसे नाम सुना आपने हरित क्रांति, उसी प्रकार नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मछलियों से संबंधित है। नेक्स्ट है मुर्गी या कुकुट, पोट्री कल्चर या पोट्री फार्म हम कह सकते हैं, जिसे मुर्गी वगैरह का पालन क्यों कर रहे हैं पालन? क्योंकि उससे हमें प्राप्त होंगे अंडे और मांस। 2 स्रोत के लिए करते हैं। अगर अंडे से संबंधित कोई मुर्गी है,
अंडा मोस्टली देखिए, अंडे में क्या होती है, लेयर होती है, अंदर पीली लेयर, बाहर येलो, अंदर का पीला योक वाला पार्ट और बाहर व्हाइट पार्ट, अलग अलग लेयर है। लेयर से एक नाम याद रखना, अंडे वाली जो मुर्गियां होती है उसे लेयर्स कहते हैं। और जो मांस जिसे प्राप्त करता है, मांस कैसे बना गया है, उसको पानी वगैरह में, तेल वगैरह में उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है, तो बॉयलर्स जो होते हैं वो होती है मांस जिसे प्राप्त करते हैं। मांस उत्पादक वाली जो मुर्गियां होती है उसे बॉयलर, और जिसे अंडे प्राप्त करते हैं, अंडे की लेयर होती है, तो ट्रिक से याद रखना लेयर्स। लेयर्स तो होती है अंडे वाली और मांस वाली होती है बॉयलर्स। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो, घरेलू जो अपने सामान्य घरेलू, घरेलू को कहते हैं इंग्लिश में डोमेस्टिक। तो कौन सी डोमेस्टिक है? गेलस डोमेस्टिक। हम कोई गेले से कोई रास्ते से जा रहे थे और बीच में मुर्गी आ गई बहुत सारी, तो गेलस डोमेस्टिक है। किसका वैज्ञानिक नाम है? अपने मुर्गियों का नाम है। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, यानी सामान्य नॉर्मल जो अपनी मुर्गियां होती है उसका नाम है। आगे देखिए, मुर्गियों से अंडे मांस प्राप्त में दो प्रकार की बता दी, दो प्रकार की नस्लें हैं, एक वही देसी और विदेशी नस्लें। कुछ भी रटना नहीं है, सीधा सीधा देख लो, अपने देसी टाइप के नाम मिल जाए आपको। एक असील नाम अलग से याद रखना, ये असील, इसमें ब्राह्मी, बसरा, ठीक है, ब्रह्मा, बेगस, चिंटांगन, ककरनाथ। ककरनाथ इंपॉर्टेंट है। ये ककरनाथ किसकी पर है? एक प्रकार से नस्ल है, ये मुर्गे की नस्ल होती है, ठीक है ना। और ये विशेष प्रकार के, जैसे मान लीजिए अपने असील जो नस्ल होती है, इसका उपयोग किया जाता है लड़ाई वगैरह में, जो अपनी फाइटिंग होती है, मुर्गों की लड़ाई होती है कई जगह, गेम गम ये होते हैं ऐसे कुछ, तो वहां पर इनकी लड़ाई, तो असील मुर्गा लड़ाकू प्रकार का मुर्गा होता है। तो ये एक देसी नस्ल है। देसी नस्लों में आपको हिंदी जैसे नाम ही मिलेंगे और विदेशी में सारे अंग्रेजी नाम मिलेंगे। जैसे नाम भी देख लेना आप, यूरोपियन नस्ल होती है, जैसे प्लाईमाउथ है, लेग हॉर्न है, आइलैंड रेड है, ठीक है। ये अजीब अजीब से जो नाम, अंग्रेजी नाम है वो अंग्रेजी नस्ल है, हिंदी नाम है वो हिंदी नस्ल है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अधिक अंडा देने वाली कुछ, एक तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। अंडे ज्यादा किससे प्राप्त होते हैं? अंडे के लिए एक तो होता है व्हाइट लेग हॉर्न, अंडा व्हाइट रंग का होता है, ठीक है, और लेग यानी, ठीक है, लेग हॉर्न, तो यानी ऐसी मुर्गियां जिससे अंडे प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न। और मांस वगैरह के लिए सबसे अच्छी नस्ल होती है असील, और साथ में व्हाइट कार्निस या व्हाइट रॉक। ये असील नाम ज्यादा याद रखना अपनी देसी नस्ल में, और ये विदेशी नस्ल है व्हाइट लेग। इसके अलावा केवल अंडे के लिए सबसे अच्छी हमने बात कर ली व्हाइट लेग हॉर्न है। और नॉर्मली अच्छी किस्म की जो मुर्गियां, यानी अच्छी मुर्गियां किसे कहेंगे, उन्नत किस्म की या मुर्गियां किसे कहेंगे, जो साल भर में डेली का एक अंडा देते, यानी ज्यादा अंडे देते हैं। उन्नत किस्म की मुर्गियां लगभग मान लो साल भर में लगभग 300 अंडे, 250-300 अंडे देते। और जो नॉर्मल सामान्य जो है देसी मुर्गियां होती है, ये बहुत कम अंडे देती है। आपने देखे, कई बार देखे होंगे व्हाइट अंडे आते हैं, ब्राउन अंडे आते हैं, क्या देसी नस्ल है। और देसी महंगे आते हैं अंडे, क्यों आते हैं? उसका कारण क्या है कि वो उसका प्रोडक्शन कम होता है, कम बनते हैं, कम निर्माण होता है। हालांकि याद रखना, इनके अंदर आंतरिक रूप से इनका प्रोटीन का अगर आप प्रोफाइल देखते हैं तो वो सेम मिलेगा आपको। आपसे बड़े लेवल पर कोई भी बड़ा जो फिटनेस कोच होता है या जिनको फूड का अच्छा नॉलेज होता है, अपने जो इसी डाइट प्लानर वगैरह होते हैं, वो आपको कहीं भी आप देख लेना, चाहे व्हाइट हो या ब्राउन हो, दोनों ही प्रकार के जो अंडे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा सेम होती है। आपको जानकर शायद हैरानी जरूर होगी, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। तो याद रखना, अब ये महंगे इसीलिए आते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम है, देसी अंडे कम देती है देसी मुर्गियां। और जो उन्नत किस्म की मुर्गियां होती है वो 250 से 300 अंडे देती है अपने साल भर की बात है। और ज्यादातर ऐसी मुर्गियों का पालन करेंगे जिससे अंडा और मांस ज्यादा प्राप्त हो सके, तो सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मुर्गियों का जो एक उस्माइन, आपने पता है अंडे देने के बाद उसको हीट चाहिए, चूजे वगैरह बनाए, तो उस्माइन काल क्या होता है? याद रखना 21 दिन का। अंडों का उस्माइन काल क्या होता है? याद रखना 21 दिन का होता है। मुर्गियों में होने वाला रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस रोग, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस लाइन को, तो रानी खेत रोग का संबंध किस से है? याद रखना मुर्गियों से है। ये रोग होता है वायरस से। रानी खेत किस में पाया जाता है? मुर्गियों से संबंधित है। बहुत बड़ी मात्रा में मुर्गियां मरने लगती है इसमें, तो याद रखना रानी खेत रोग एक वायरस से होने वाला रोग है और मुर्गियों से संबंधित है। इसके अलावा नॉर्मल जो अपने अन्य रोग वगैरह है वो तो चिकन पॉक्स वगैरह, कोलेर वगैरह, ट्यूनिक वगैरह है ही, लेकिन ये सबसे फेमस रोग है। अंडा रजत क्रांति, ठीक है, कैसी क्रांति है? रजत क्रांति का, जैसे नीली क्रांति थी कौन सी? अपनी मछलियां से। रजत क्रांति अंडे से है। और अपने मांस जो होता है ये कैसा होता है? लाल क्रांति। मांस जो मसल्स होती है रेड रेडिश कलर की, लाल क्रांति मांस से संबंधित, रजत अंडे से। नीली क्रांति का संबंध है अपने से मत्स्य या मछलियों वगैरह से। डेयरी उद्योग, अब देखो डेयरी वगैरह अपने आसपास होती है जहां से दूध, छाछ, यानी जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनका हम क्या करते हैं? लेकर आते हैं वहां से। तो डेयरी के लिए मोस्टली हम किस पे डिपेंडेड है? गाय है, भैंस है, बकरी वगैरह, इन पर डिपेंडेड रहते हैं, क्योंकि इनसे हमें मोस्टली दूध वगैरह के लिए खास करके उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नस्लों के नाम याद रखने आपके, जैसे सबसे पहले बात करता हूँ भैंस।
भैंस की कुछ नस्लों की बात करूं तो ट्रिक सुन लेना, आप सरल सी ट्रिक है, अदरवाइज मत लेना। कई बार कहते हैं ना, कहते खा खा के भैंस जैसी हो रही है, खा खा के किसी हो रही है, भैंस जैसी हो रही है, मोटी हो रही है, भैंस जैसी। अब देखो, अब वो जिसको हमने एक प्रकार से ये डायलॉग मार दिया, या किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कह दिया ऐसा कि उसकी फिटनेस को लेकर, उसके शरीर को लेकर, या बॉडी शेमिंग कर दिया आजकल की भाषा में, तो ऐसे अगर कोई वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो क्या कह रहा है वो, जो मान लो किसी को हमने कह दिया कि आजकल खा खा के भैंस सी हो रही, तो वो सामने वाली मान लीजिए कोई लड़की, वो कह रही है कि मेरा सुख, जो मेरा सुख है, मुरा सुख, अब किसी से सहन नहीं होता है, मैं सहना, मैं सहना, कब मैं नहीं सहूंगी, ये मेरा, यानी कई बार कहा, मतलब अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि मैं मेरो खा रही हूं, मेरा बाप को खा रही हूं, तेरो के लिए। तो उसी तरीके से हम थोड़ा ट्रिक से याद कर लेना कि ये मेरा सुख है और मुझको भाता है भदावरी, ठीक है। या फिर अपने भाषा में क्या, बदावली का अपना पेट क्यों बता रखा है, या इतना मोटी क्यों हो रही है, एक प्रकार से, या इस प्रकार से अपनी थोड़ी ट्रिक बना लेना, अदरवाइज मत लेना। इसको मेरा सुख है और मैं सहन कर सकती हूँ, या मैं इतना खा सकती हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है इस चीज से, और खा खा के मोटी हो रही है कि तरह, भैंस की तरह। तो ये ट्रिक बना लेना अपने अकॉर्डिंग, नस्लों को याद करने का तो यही तरीका सबसे सही रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगी। रही बात गाय, गाय का वैज्ञानिक ये बॉस है, अपने इंडिया का बॉस है, गाय माता है, ये एक प्रकार से क्या है, सब पे राज कर रही है, मतलब जानवरों में अगर बात करें सबसे ज्यादा इसके अंदर, मोस्टली इंडिया में। अदर देश वाले तो इतनी इज्जत नहीं करते, हम तो इसको माता के समान मान रहे हैं, तो गाय माता है तो वो बोस इंडिकस। अब देखो, माता है वो देवी के समान है, किसके समान है, देवी के। और खास करके हरियाणा वाले लोग हैं, मान लीजिए हरियाणा, या इस प्रकार से हरी देवी, कोई देवी बना ली एक प्रकार से हमने, और उसकी क्या कर रहे हैं, मान लो पूजा कर रहे हैं, उसके पैरों में गिर रहे हैं, क्या हो गए, गिर गए, कैसे, सीधे गिर गए, और सही सही से, यानी एकदम बिल्कुल सही से सीधे सीधे गिर जाओ, क्योंकि ये देवी के समान है, इसकी पूजा करो। किसकी पूजा करो, गाय की पूजा करो। तो थोड़ा सा रिलेट कर लेना, स्टोरी बना लेना, इजीली चीजें याद हो जाती, इतना हार्ड नहीं है चीजें। आप सोचोगे कि सर इतने सारा मैटर फैक्ट कैसे याद रखें, इनको रिलेट ही कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ आंखों से निकालोगे, ऑप्शन देखोगे, तो आपको फिर ये होगा, सेल्फ डाउट होगा कि मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी गलत हो रहे हैं, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ये सेल्फ डाउट कब आता है, जब हम सिर्फ और सिर्फ आंखों से चीजों को निकालते हैं, हम उनको याद नहीं करते। याद करने का तरीका सबसे अच्छा होता है चीजों को रिलेट करना, ऐसी कोई चीज से उसको जोड़ लेना कि वो ऑप्शन सामने आते हैं आपके दिमाग में, तुरंत क्लिक कर जाए वो आंसर। कई राज्य हैं अपने जहां पर बकरी, हाँ एक बात और भी है, जैसे बकरियों का भी पालन होता है। बकरी में एक सबसे फेमस है पश्मीनी, पश्मीना, पश्मीना बकरी सबसे एक जमुनापारी, ये बकरी की कुछ नस्ल हैं, या पश्मीनी बकरी वगैरह है, इसका उपयोग जैसे ऊन वगैरह प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। मोती, अब ये तो गया अपना डेयरी वगैरह, अब है मोती या मुक्ता संवर्धन, ये भी छोटा सा है, पर्ल कल्चर। मोती वगैरह किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूं, अपने जो मोलस्क का संघ है, मोलस्क का एक संघ होता है, मोलस्क का यानी जलीय जीव होते हैं मोलस्क का संघ के, ये क्या होते हैं, इन आर्थिक रूप से इनका उपयोग किस में किया जाता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, मोलस्क का संघ का एक जीव है सिप्पी, सिप्पी वगैरह, इस प्रकार से एक कवच सा बनाकर दिखाऊं मैं आपको, ऐसा इसमें मोती सा रख दिया ऐसा, ये एक सिप्पी है, इससे प्राप्त करते हैं मोती वगैरह, पर्ल। मोती या मुक्ता संवर्धन किससे प्राप्त करते हैं, मोलस्क का संघ के जंतुओं में सीपियों से प्राप्त किया जाता है, इसको किसको, मोतियों को। और इस मोतियों का एक प्रकार से मूल्यवान होते हैं, ये भी बटन के रूप में मोती के, या कोड़ी के रूप में कोड़ियां प्राप्त करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के द्वारा, और मोती संवर्धन करते हैं। एक जीव है ओएस्टर, ओ ओए एस करवा दी, इसने क्या करवा दी, ओए इसने एस करवा दी, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से रतन, मूल्यवान रतन है। एक रतन का मतलब आप सुनने जेवरात की तरह है, ये एक बहुत, आपने नाम सुना, छोटी छोटी मोतियां सी होती है व्हाइट कलर की चमकीली इस प्रकार से, और किसी को मिल गई एक प्रकार से, तो ये उसकी एस हो गई। तो ओएस्टर नाम का एक मोलस्क का संघ का जंतु है, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, अपने मोती वगैरह प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा एक संघ है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ के जीवों के बाहर एक कुछ विशेष प्रकार का, इसका एक प्रकार का क्या है, वर्ग है, जिसे एंथोजोआ वर्ग कहते हैं, जिसमें पोलिप प्रकार के जंतु होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सी बात है, सिलेंट्रेटा संघ के जीवों के बाहर कवच होता है, और ये कवच किसका बना होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका कवच बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है, और चारों ओर की जो भित्ति होती है ये बाह्य कंकाल होता है, और इसको किस नाम से जानते हैं, याद रखना, इसे परवाल भित्ति या कोरल कहते हैं। परवाल या कोरल किस संघ के जीवों से संबंधित है, सिलेंट्रेटा, और ये किसका बना होता है, परवाल या कोरल कैल्शियम कार्बोनेट के बनी एक आवरण होता है, जो बाह्य कंकाल के रूप में है। पशुपालन, एनिमल हेजबेंड्री क्या है, तो एनिमल हेजबेंड्री का अर्थ है कि पशुओं का पालन करना, कैसे, उसका उनको क्या भोजन चाहिए, क्या, ये पूरा मतलब जैसे कई एग्जाम, जैसे पशु परिचर वगैरह कैसे एग्जाम कई है, जहां पर पूरा का पूरा टॉपिक लगता है, जिसमें वैसे तो ये चीजें पढ़ते हैं जो हमने पढ़ के आए एक प्रकार से, लेकिन उसमें हर जीव जंतु, जैसे गाय का पालन कैसे, उसको क्या कैसे, कौन कौन सी उसकी नस्लें होती है, कितने टेम्परेचर में रहती है,
उसका पूरा मतलब जीवन काल वगैरह उस पर पूरी बात करते हैं, तो उसका पालन पोषण किस प्रकार से कर रहे हैं, वही एनिमल हस्बेंड्री होती है, और कुछ भी अलग नहीं है कि कैसे प्रजनन कर कर किस प्रकार से उसमें जीवन चक्र होता है, स्वास्थ्य, आवास, भोजन सब की बात करते हैं पशुओं को पालते समय। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चनों के आधार पर। सबसे पहला, लाख एक पालन और बच गया, लाख कीट का पालन। देखो लाख को हम अंग्रेजी में से लिखते हैं LAC, लेख, लेख। या किसी ने आपसे कहा मुझे 1 लाख रुपए दो, तो आपने कहा ले मेरो कार्ड ले गए, टेक 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 कार्ड, टेक कार्ड का ये टेक कार्ड, और क्या करो इसमें 1 लाख रुपए निकला लो। लेसी, के लेसी, 1 लाख रुपए लेसी, और कहां से लेसी, वो अपने कार्ड, यानी किसी दोस्त से उसने कहा कि मुझे अपना कार्ड दो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो कहा टेक कार्ड, तो टेक कार्ड या लेका, टेक कार्डिया का टेक कार्ड कार्ड लो और 1 लाख रुपए निकाल लो। तो ये बस ट्रिक बताई है याद करने की कि लाख का कीट होता है उसका नाम है क्या, टेक कार्डिया लेका, टेक कार्डिया लेका, या इसका सिंपल नाम है लेसीफर लेका, के लेसी 1 लाख रुपए लेसी। तो इससे क्या प्राप्त किया जाता है, लाख वगैरह प्राप्त किया जाता है। और लाख का उपयोग क्या करते हैं, लाख की चूड़ियों का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा जो ये अपने गहने वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी लाख, जहां पर मान लीजिए अपना सोना चांदी वगैरह का नहीं लगाकर वहां पर कुछ खाली जगह होती है वहां पर भी लाख को लगाया जाता है। तो कई जगह लाख की थप्पे वगैरह भी लगाए जाते हैं, कई जगह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है केंचुआ। केंचुआ जिसका प्रश्न आ चुका है, जैसे LDC एग्जाम में प्रश्न आया था, यहाँ सॉरी राजस्थान पुलिस वगैरह में आया था, किसान का मित्र किसे कहते हैं, केंचुए को करता है, कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो केंचुआ वर्मी कंपोस्ट खाद, एक उत्तम अच्छी एक प्रकार की जैविक खाद इससे प्राप्त होती है। दूसरा, ये मिट्टी को ऊपर नीचे से मतलब इससे निकलता है तो उसको क्या बना देता है, पोली मिट्टी बना देता है। मिट्टी को क्या बना देता है, एक तो उपजाऊ बनाता है और साथ में पोली मिट्टी बना देता है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहते हैं। केंचुए का संवर्धन भी होता है, केंचुए को पाला जाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। वही बात है खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि इससे खाद प्राप्त होती है, कौन सी, वर्मी कंपोस्ट। खाद के लिए इसको भी कल्चर, इसका भी संवर्धन होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है और इसे वर्मी कल्चर कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट एक क्या है, एक अच्छी खाद होती है, एक अच्छी उत्तम किस्म की जैविक खाद है। केंचुए किसान को मित्र भी कहते हैं। ठीक है, लेमन। अब देखो लेमन घास, लेमन वैसे अंग्रेजी नाम किसका है, कौन से एक फल का या किसका है, तो आप कहोगे इसका होता है, किसका होता है, नींबू का। और नींबू किसी की आंख में गिर दिया तो क्या होगा, उसको जलन होगी, वो दूर भागेगा आपसे कि मुझे आंखों में जलन हो गई। तो याद रखना इसको किसकी आंखों में जलन कराने के लिए, मच्छरों की आंखों में जलन के लिए, यानी मच्छरों को भगाने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक विकर्षक होता है ये लेमन घास, मच्छरों को दूर भगाने के लिए कई जगह पर लगाई जाती है जहां पर मच्छर नहीं आते। फिर आपके भी घर में मच्छर ज्यादा आते हैं तो ढूंढ लेना जहां आपको ये लेमन घास मिले, और इसको लगाने के बाद ठीक है मच्छरों को आपको अलग से वो मॉस्किटो कोयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोचोगे फिर वो मॉस्किटो जो कोयल वगैरह आती है घरों में लगाते हैं, उसमें किस चीज का उपयोग करते हैं, तो देखिए उसमें उपयोग किया जाता है या क्या नाम, गुल्लाबास क्या बोलते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, हाँ, ये एक पायरेथीन नाम का पदार्थ होता है, पायरेथीन। और ये कहाँ अपने कहते हैं ना मारवाड़ी में क्या चीज पाई, तो पाने से याद रखना एक गुलदाउदी और एक गेंदा। गेंदा और गुलदाउदी नामक फूल होते हैं, उससे इस चीज को प्राप्त किया जाता है। ये एक बीजपत्री पादप होते हैं कुछ, गुलदाउदी और गेंदा ये पादप होते हैं। इनके किससे प्राप्त करते हैं, फूलों से प्राप्त किया जाता है। किसको, पायरेथीन नाम का एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसको मॉस्किटो कोयल में उपयोग करते हैं। मॉस्किटो कोयल, अब याद कैसे रखोगे इसका ट्रिक सुन, ट्रिक देखो मच्छरों को मारने के लिए, मारने से याद रखना कि मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और कौन करता है ऐसा काम, कोई बहुत बड़ा कोई गुंडा होता है, कोई एक प्रकार से हम कहते हैं बदमाश है, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है। एक नाम आपने सुना होगा दाऊद, गुलदाउदी, दाऊद इब्राहिम नाम सुना होगा आपने। वो एक बहुत बड़ा गुंडा है जो कहाँ छुप कर बैठा है, किसी को नहीं पता, वो पा नहीं रहा है, अपने मिल नहीं रहा है, कहाँ पर है वो, इंडिया वालों को पता नहीं वो कहाँ पर पाएगा, पा ही नहीं रहा, पायरेथीन। तो जिस दिन पाए गया तो उसको किसकी मौत मार सकते हैं, मच्छर की मौत मार सकते हैं। तो थोड़ा ट्रिक बना लेना, बाकी ठीक है ना, इजी चीजें हार्ड नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत के अंदर पश्मीना बकरियां, ये मैं पहले नाम ले चुका हूं। पश्मीना किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। और इससे क्या प्राप्त किया जाता है, ऊन वगैरह। और इसके अलावा कुछ खरगोश वगैरह, अंगोरा खरगोश है, इससे भी ऊन प्राप्त करते हैं। अब पोस्ता नाम सुना होगा आपने, पोस्ता नहीं सुना तो कम से कम ये नारकोटिक विभाग नाम सुना होगा, नारकोटीन। कई फेमस कई यूट्यूबर वगैरह में नाम आते हैं, ड्रग्स की सप्लाई करते हुए पकड़े गए, ये जहरीले सांपों की सप्लाई में पकड़े गए। नारकोटीन या पोस्ता जैसे अफीम, पोस्ता, ये कुछ ऐसे आपने नाम सुने होंगे। पोस्ता होता है, इसमें एक पदार्थ एक प्राप्त किया जाता है जिसे नोस्कापीन कहते हैं। नोस्कापीन प्रश्न आता है, नोस्कापीन को किससे प्राप्त होता है, नोस्कापीन पोस्ता से या पोपी से वे कहते हैं, इसे प्राप्त किया जाता है।
इसका अन्य नाम है जैसे नार्कोटीन, नार्कोटीन इसी का नाम है। नार्कोटीन वगैरह नाम सुना होगा आपने। ये किससे प्राप्त होता है नार्कोटीन? ये पोस्ता से प्राप्त होता है, नोक्स पिनिया। रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? ऊंट। और ऊंट में जो कुब्बड़ होती है उसमें किसका जमा होता है? वसा का जमा होता है। हृदय रोग वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे सिनकोना वृक्ष की छाल से कोनेन प्राप्त करते हैं जो मलेरिया के उपचार में सहायक है, उसी प्रकार अर्जुन वृक्ष की छाल से हमें हृदय से संबंधित रोगों के उपचार में अर्जुन जो वृक्ष होती है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है। स्पर्गंधा, सर्पगंधा जो होती है ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्पगंधा वगैरह होती है। हमने औषधीय महत्व में नाम सुने थे इसके, ठीक है ना। और इसके अलावा एक ब्राह्मी, ब्रह्मा जी आपने नाम सुना, सबको जिसको विश्व में सब, यानी ब्रह्मा जी को सब चीज का ज्ञान है, नॉलेज है, स्मृति है, मेमोरी में हर चीज। स्मृति बढ़ाने के लिए यानी जो अपने आयुर्वेद वगैरह है उसके अंदर किसका नाम बताया गया है? कौन से पौधे का? ब्राह्मी पौधे का उपयोग कीजिए, आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो ब्राह्मी पौधा मेमोरी तेज करता है। सर्पगंधा किसको तेज करता है? अपनी बीपी को कंट्रोल करता है। तेज करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये अपना एक टॉपिक था जिसका नाम था जंतु एवं पादप का आर्थिक महत्व है। ये टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक के प्रति जो डर है वो दूर हो जाएगा। और बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। इसमें बताए गए जो तथ्य हैं जिनको जिस तरीके से बताया गया है उसको याद कराने के जो तरीके से बताया गया है उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। अपने भी लेवल पर अगर आपको चीजों को इससे भी आसान रिलेट कर कर, ट्रिक बनाकर या कैसे भी याद कर सकते हो तो याद करें। और ये टॉपिक जैसे ही पहला पूरा पढ़ लें, एक बार नोट्स पूरा देख लें, फिर खुद के सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, या ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ओल्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं सभी को मैक्सिमम देखिए। थ्योरी को आप एक लिमिटेड सोर्स से ही पढ़िए। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ लिया, 4-5 टीचरों की वीडियो देख ली, उनके नोट्स 4-5 की जगह देख लिए। जितना टाइम और एफर्ट अपनी एनर्जी इतने अलग अलग कंटेंट या थ्योरी में दे रहे हैं, उतनी एनर्जी, इतना एफर्ट, इतना समय अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। थ्योरी आपको ये मान लेना मैंने इतनी बात लिखी है, कोई 2 कम लिख देगा, कोई 4 ज्यादा लिख देगा, इससे एक फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन ओवरऑल जो अपना ऑथेंटिक जो एग्जाम की इक्विवेलेंट जो कंटेंट है वो यही है, क्योंकि ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी, आरबीएसई और ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर बनाया गया है। अब हो सकता है कुछ टीचर आपको सिर्फ वैज्ञानिक नाम रटा दे आर्थिक महत्व के नाम पर, या हो सकता है कहीं की बात कहीं ले जाए। ओवरऑल आपको ये चीजें ही पढ़नी है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, आपको सही सफिशिएंट मैटर तो यही मिलेगा। ठीक है, और बाकी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे तो आपको खुद का भी आइडिया हो जाएगा कि सच में कितना टॉपिक समझ में आए हैं। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को निकालोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि चीजें सफिशिएंट है या और पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए साथियों, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा आपको इसी इजी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।